Good morning, all of you. Am I audible? Good morning, sir. Good morning, all of you. How are you? आप सब कैसे हैं? Fine, sir. So, I'm eager to know that what you have studied. Am I audible? Yeah. So, इंदु जी आपने क्या पढ़ा? सर जो कल कराया था वो रिवाइज किया, रिवाइज? मतलब क्लास एक बार स्पीड ही सुनी थी। स्पीड वेरी गुड। स्पीड ही सुनी। स्पीड ही तो हम करते ही हैं, आप धीरे धीरे सुन लेते। सर तो रोज ज्यादा ही धीरे हो जाता है। अच्छा अच्छा, फिर ज्यादा ही धीरे हो जाता है। तो क्या पता लगा? सर बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं और आई विल की जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे सोसाइटी और ग्रो करेगी, मेथोडोलॉजीज इंक्रीज ही होंगी। वाह, ये देखो, अब आपने कहा इसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन। अभी जो आपने बोला, जब कोई क्वेश्चन आता है तो इस दिशा में आंसर जाना चाहिए कि समय बदलेगा तो मेथोडोलॉजीज अभी आज हम बात करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि मेथोडोलॉजीज को सब खत्म कर दें, ताकि फिर हम बात करेंगे इसके बाद सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं है, सिर्फ वो छोड़ देंगे क्योंकि वो अलग एक बात है। otherwise we will take up all what is related with the research methodology, so that whatever we are studying further, at the back of your mind it is always there कि हो कैसे रहा है ये, what is interview, what is primary source, what is questionnaire, what is participant observation, what is all these, वो ये है क्या ये। क्योंकि एक बार जब हम इसके थ्रू वी हैव गॉन थ्रू, देन यू बिकम मोर प्रैक्टिकल इन अप्रोच। आप साथ साथ में सोचना शुरू करोगे। न्यूज़पेपर में कुछ आता है कि अच्छा ओके, दिस कैन बी डन थ्रू दिस रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, वो तो हमने बोला ही है। हम तो उससे आगे जा रहे हैं, मतलब वी हैव टेकन दैट आइडिया। सो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ काइंड्स आर देयर, बोथ आर इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन विल आस्क यू क्वेश्चंस कि ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इंडियन सोसाइटी के केस स्टडी लेके बता दो। सो जनरली पीपल मग अप, उसको याद कर लेते हैं। लेकिन अगर आप समझ के करोगे तो फिर आप अपनी बड़े आराम से 100 केस स्टडी बना दोगे, एक नहीं 100। यू विल बी एबल टू क्रिएट केस स्टडीज ऑन योर ओन। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, एक ही बड़ी बात है कि आप सोच सको। थैंक यू। आंचल जी आप बताइए। यस सर। हाँ, जल्दी बोलो, क्या किया? सर यही पढ़ा था और पॉजिटिविज्म रीड किया था। यही पढ़ा था, मतलब जो कल पढ़ा था। मतलब जो वाला कल पढ़ा रिवाइज था। में। ये तो यस सर। सोशियोलॉजी की भाषा नहीं है। सोशियोलॉजिस्ट कहता है ये इनवैलिड पॉइंट बोल रहे हो आप। आपने अभी इनवैलिड पॉइंट बोल दिया। आई कांट वैलिडेट दैट। मुझे सब आता है। क्या आता है? सर पॉजिटिविज्म एंड मेथोडोलॉजी पढ़े थे का चैप्टर, अच्छा ये अच्छा, दोनों चैप्टर्स रीड करे थे। तो कैसा लगा पढ़ के? क्या पल्ले पड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बताओ। पढ़ तो सारी दुनिया ही रही है। यस हाँ सर। हाँ। सर हमें डिफरेंट मेथड्स के बारे में पता चला, हम्म कौन कौन से होते हैं। क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, क्रिटिकल हम्म। सोशल साइंस मेथोडोलॉजी है। वाओ वाओ, क्रिटिकल सोशल साइंस मेथोडोलॉजी, बिल्कुल सही कहा। यस सर। और हमने ये सीखा कि जो बेस है ना पॉजिटिविज्म का, हम्म। वो एक हायरार्की ऑफ साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं और वो ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल है। वाह, ये देखो, बस इतना ही पता होना चाहिए। इतने ही, इसी को सोशियोलॉजी की लैंग्वेज कहते हैं। ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल, इट इज इन द realm ऑफ साइंस, इट इज इन द हायरार्की ऑफ साइंस। वो हो गया जी, बस इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना। रटना नहीं है तुम्हें। अपनी अंग्रेजी, जितनी अंग्रेजी आती है उसी अंग्रेजी से आंसर लिखना है। नंबर बटोरोगे, और ज्यादा अगर करोगे कि व्हाट इज योर रियल सेल्फ, उसको नहीं करोगे तो अच्छे रिसर्चर कैसे बनोगे?
सोशियोलॉजी तो सबसे पहले कहती है ये, बी ट्रू विद योरसेल्फ। अगस्त कॉम्टे ने तो लास्ट में लव ही प्रमोट कर दिया। लव लव कैसे होगी भाई? सोसाइटी का भला लव से होगा। उसको ये बात समझ नहीं आई। गांधी जी ने तो कोई सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी थी, गांधी जी तो वैसे ही बोल रहे थे। गुड पॉइंट्स, अच्छा सोच रहे हो आप, वेरी गुड। सरस्वती जी आप भी बोल दीजिए कुछ जल्दी से। बोलिए बोलिए। सर एनसीईआरटी पढ़ी थी। वेरी गुड। कौन सा चैप्टर और टॉपिक का नाम? एनसीईआरटी पढ़ी थी आपने? एनसीईआरटी पढ़ दी? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग आपने पढ़ दिया? वाह क्या बात है। मोदी जी आपका नाम लेंगे फिर उसमें। क्या आता है वो? घर की बात, मन की बात, जन की बात। क्या पढ़ा ये बताइए। सर सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी एक, व्हाट इज सोशियोलॉजी? वेरी गुड। हाँ क्या है सोशियोलॉजी? सर एक ग्रुप है इंडिविजुअल का और हाँ, पूरे सोसाइटी का एक ग्रुप है हाँ, जो ऑब्जर्व करता है हाँ, और उसके बेस पे रिसर्च करता है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ऑब्जर्व करता है। वाह, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करता है। आपके पेरेंट्स भी आपको बचपन से ऑब्जर्व करते आए, फिर आप कहते नहीं नहीं मैं ऐसे कहां करती हूँ, क्या बात कर रहे हो मम्मी, फिर से आपने ताई जी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। बचपन से ऐसी करती आई है। दादी बोलेगी ये तो ऐसी ही है, या कोई और फैमिली मेंबर बोलेगा, तो ऑब्जर्व किया उन्होंने। पर उनकी ऑब्जर्वेशन में प्यार है, उनके ऑब्जर्व में रेशनैलिटी नहीं है, उनके ऑब्जर्वेशन में आपका भला है। वही सोशल ह्यूमन बीइंग बनाने का सबसे बड़ा रोल, और उन्होंने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया है। इसीलिए हमारे कल्चर में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। कहा है कि भगवान की पूजा बाद में और माता पिता की पहले। ऐसा पता नहीं अब कोई और कल्चर में है कि नहीं है, वैसे तो मैंने कई कल्चर देखे हैं, लेकिन इस एंगल से नहीं सोचा। हमारी सोसाइटी एक्सेसिव रेगुलेटेड भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वेंट टू जापान, एकदम परफेक्ट है, पोस्ट कार्ड की तरह। आपको कहीं पे कुछ फालतू भी नहीं दिखाई देगा। यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनीथिंग इररिलेवेंट। तो वो भी एक रेगुलेशन है, वो भी सोसाइटी का एक रेगुलेशन है, लेकिन वो एक्सेसिव रेगुलेशन है। इंडियन सोसाइटी इज नॉट एक्सेसिवली रेगुलेटेड। फिर भी हम बात समझते हैं। कोई बोलता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी कम हो रही है, इंडिया में अब डिक्टेटरशिप हो गई है, इंडिया में ये हो रहा है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज आइडियाज। क्या हो रहा है, समाज किसकी बातें कर रहा है, समाज क्या चाह रहा है, तभी ये सारा का सारा जो पढ़ रहे हैं उसका बेनिफिट होगा। नहीं तो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एवरीबडी कैन डू, व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट? बिग डील इज, मतलब आप कर रहे हो ये बिग डील है, बट देन टू डू इट मीनिंगफुली एंड माइंडफुली इज वेरी डिफरेंट। So definitely what we have seen is that qualitative, quantitative, all these research methods, they are playing an important role. कोमल जी आप बताइए। सर मैंने ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था मेथोडोलॉजी पे, तो मैंने वो लिखा। अरे वाह, क्या तो क्वेश्चन था? उसमें मैं मेथोडोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर व्हिच फॉर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। हाँ हाँ बताओ। ये वाला बड़े क्वेश्चन। आराम, अब तो तुम बड़े आराम से लिख दोगे यार ये तो। हाँ सर, तो मैंने ये तो इसके बड़े बारे आराम में से लिख लिखा दोगे। था। इतना सारा, इतना मसाला है, आ रहा है, अभी तो आया नहीं है। 50% ही अभी तो डिलीवरी हुई है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। मेथोडोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स प्रिंसिपल एक एंड मिनट देखो, अब ये देखो एग्जाम बोल रहा है मेथोडोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स, यानी वो तो मेथोडोलॉजी से आगे भी नहीं जा रहा है। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक रूल्स है, प्रिंसिपल्स, अब तुम्हारे हाथ में है, उसमें तुम क्या बताते हो, कितना बताते हो। यस सर। जो जो जितना मल्टी डायमेंशनल बताएगा, जो जितना स्ट्रक्चर्ड बताएगा, उसके नंबर उतने ज्यादा आएंगे। कोई कुछ भी बता सकता है इसके अंदर। सिर्फ क्वालिटेटिव की बात करते रह जाओ, सिर्फ क्वांटिटेटिव की बात कर लो, किसी थिंकर को मत मेंशन करो, थिंकर को भी मेंशन कर दो, उसके बाद थोड़ा और आगे चले जाओ, एथनोग्राफी तक पहुंच जाओ, जो आज हम कर रहे हैं वो भी ले आओ, तो नंबर ही नंबर।
आपको सोचना है कि हाउ आई विल बी एबल टू रिप्रेजेंट माई आइडियाज इन द बेस्ट वे. वेरी गुड, आई हैव रियली अप्रिशिएट दैट. आप लोगों को ईमेल मिला? नो सर. ओके, ये तो जनता के साथ वो हो रहा है. ठीक है, ना इंसाफी. उत्तरे कितना बड़ा शब्द, इनजस्टिस. आपने सीधा इनजस्टिस वर्ड यूज कर दिया. ये तो नारी जागरण हो गया. सर आपका हैं? पर्सनल नंबर दे दो. उत्तरे की. ठीक है, मैं दे देता हूं, ऐसा कुछ वो नहीं है. थोड़ा सा काम और करो, लेकिन यू नो, अर्न अर्न एंड आई प्रॉमिस यू आई विल नॉट लेट यू डाउन. और थोड़ा सा करो, मैं हूं साथ में, आप काम करो अच्छे से. अच्छा जी, तो सरस्वती जी ने बता दिया. ब्रिजबाला जी आप भी बोल दीजिए, और आजा जल्दी बोलो, ताकि मैं फटाफट से घुसता हूं, क्योंकि वहां भी बहुत सारा काम है. गुड मॉर्निंग सर. हाँ बताइए. गुड मॉर्निंग. सर मैंने सोशल फैक्ट के बारे में पढ़ा कि जो वेरी हमारी गुड. हाँ जी सर, सोशल फैक्ट में हमारी इंटरनल डेट फैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व नहीं करते, जैसे इमोशंस हो गए. क्या क्या कंडीशन है सर हमारी, किस वजह से सोसाइटी में ये काम हो रहा है, इंटरनल फैक्ट्स सर. यानी यू वांट टू से कि इंटरनल फैक्ट्स को आम आदमी कॉमन सेंस के एंगल से इग्नोर कर देता है, लेकिन जी. सोशियोलॉजी उसको सोशल फैक्ट में कंसीडर करती है. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. यस सर. हाँ, सोशल फैक्ट अभी दोबारा भी आया. हम दोबारा देखो, जब हम थिंकर्स करेंगे तो सब कुछ दूसरे सिरे से टच होगा. थिंकर जब हम करेंगे, जी सर. मैं पूरे थ्योरी करा दूंगा, मैं सोशियोलॉजी की पूरी थ्योरी सारे थिंकर करा दूंगा, वैसे इतने डिटेल में कि मैं, जैसे मैंने बोला, मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट लेके नहीं चल रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग एनी शॉर्टकट्स कि भाई हाँ वर्ड, वरना सब जगह सेम चीज है. ऐसा कुछ नहीं है कि कंटेंट अवेलेबल नहीं है. आप गूगल करो, आपको पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा. बट द क्वेश्चन इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट. ये सबसे टफ काम है. आप कैसे सोचते हो? ये नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, सब कुछ सब जगह है. सो एक तरीके से सोशियोलॉजी के रिसर्चर की तरह आपके साथ एक वो आ गया है, कठिनाई आ गई है. कठिनाई क्या आ गई है? मुझे क्या सैंपल लेना चाहिए, मैं सैंपल कैसे लूं, मैं उसको साइंटिफिक कैसे रखूंगा, सैंपल ले लूंगा तो प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि आपको पढ़ना है. प्रॉब्लम है कि अच्छे से पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, उसको क्रिटिकली और साइंटिफिक माइंडसेट से पढ़ना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा इवन इन जनरल स्टडीज. और ऐसे अगर देख लोगे इस बार के 8 के 8, तो लगेगा कि टोपी तोड़ दो, अपनी टोपी फाड़ दूं, उसके बाद भी कुछ ना होगा. तो यानी टॉपर कोई भी बन सकता है अगेन, लेकिन उसके पास वो गुण होने चाहिए. गुण, और गुण हमारे इतिहास में और हमारे कल्चर में शुरू से कहा गया कि गुण कल्टीवेट किए जा सकते हैं. इसीलिए हिंदी में एक शब्द है गुण अवगुण. आप इंग्लिश, हर चीज का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर सकते. इंग्लिश ट्रांसलेशन करने से उसका एसेंस भी चला जाता है. सो आई एम नॉट सेइंग दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज बैड एंड नॉट इट इज, कोई चीज सुपीरियर नहीं है. लैंग्वेज इज नेवर सुपीरियर. ऑल लैंग्वेजेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड संस्कृत तो इनफैक्ट इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. बोली नहीं जाती हमारे यहाँ. हिब्रू, इजराइल जाओगे हिब्रू बोली जाती है, सब कुछ हिब्रू में होता है. जापान जाओगे, एक तुम्हें मेट्रो स्टेशन के ऊपर एक साइनेज नहीं मिलेगा इंग्लिश में. वो तो ये ओलंपिक्स हुए थे, जो टोक्यो ओलंपिक्स, उसकी वजह से उन्होंने साइन बोर्ड, टॉयलेट, वो सब किया था, जनता ही नहीं आ पाई. खैर, लेकिन अगर आप कभी ऐसी कंट्री जाओगे तो आपको गजब हो जाएगा, बोले ये कैसा देश है भाई, ये क्या हो रहा है. और हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं. हमारे यहाँ अब हो रहा है, चीजें हो रही है, थिंग्स आर चेंजिंग. किसी गांव से जब आप हाईवे से गुजरते हैं तो ग्राम पंचायत के बाहर लिखा होता है कि यह ग्राम पंचायत आपका स्वागत करती है. cleanliness, hygiene, education. Yeah, we are moving ahead. We are far more sustainable country than the developed world. ठीक है, हमारे यहाँ कूड़ा है, बहुत कूड़ा है. जब मैं when I was traveling, एक बार मुझे मौका मिला, मैं शिप से आया, पहली बार मैं बॉम्बे शिप से आया था. सिंगापुर से बॉम्बे शिप आया था, पानी का जहाज जिसमें मैं आया. तो पानी तो बीच में तो बड़ा नीला था, जैसे सुनते हैं हम लोग नीला पानी होता है, तो वाकई मुझे पता लगा कि नीला पानी होता क्या है जब वो मालदीव्स और इधर इधर से जब आप आते हो, ऐसे करके आप मैप देखोगे. लेकिन जैसे ही बॉम्बे पहुंचा, व्हेन इट रीच बॉम्बे, आई फाउंड कि पानी काला हो गया यार, काला हो गया, पॉलिथीन दिखने लग गए, कागज दिखने लग गए. तो मुझे महसूस हुआ कि क्यों कहते हैं कि सिटीज मस्ट बी केप्ट क्लीन, वी मस्ट अब तो बहुत समय हो गया इस बात को. तब के भारत की और अब के भारत में बहुत परिवर्तन आ गया है. वैसे भी पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में ही फर्क आ गया है, तो मैं तो और पहले की बात कर रहा हूँ. So point is that you must pick up the, जैसे आपने सोशल फैक्ट पढ़ा, आपने एक आंसर लिखा, बस अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको. यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑन योर ओन. यू डोंट हैव टू डू पीस मील वर्क. नहीं चाहिए पीस मील वर्क. टुकड़ों में काम नहीं चाहिए.
दिस एग्जाम इज मैराथन। टुकड़ों से आप टीजीटी टीचर बन सकते हो, टुकड़ों से आप टीजीटी टीचर बन सकते हो, टुकड़ों से आप सीटैट, एचटैट, नेट ये सब क्लियर कर सकते हो टुकड़ों से, लेकिन सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल, किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप स्कोर नहीं ला सकते, क्योंकि वो क्या मानता है, परफॉर्मेंस मांगता है, परफॉर्मेंस। वो ये नहीं मानता आपको सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच आनी चाहिए, सोच आनी चाहिए। पूरे आंसर में 3 फैक्ट भी नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने आंसर की आत्मा को निकाल दिया, उसके अगर आपने स्केलेटन को इफ यू आर एबल टू टीयर ऑफ, देन डेफिनेटली यू विल गेट मच हाई स्कोर। तो सबने बता दिया, किसने नहीं बताया? आंचल ने नहीं बताया कि कोमल ने नहीं बताया? दोनों में से एक रह गया है। सर मैंने बता दिया, मैंने अच्छा, आंचल जी आप भी बोलिए जल्दी। हाँ, नो सर, मैंने भी बता दिया। तो फिर कौन रह गया? सब हो गए? हाँ, Yes, चलिए sir. सब हो गए तो ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। तो माय पॉइंट इज दैट आई विल बी टेकिंग यू थ्रू अगेन अ जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी, वेयर वी विल बी पिकिंग अप द न्यू जो हमने एरिया छोड़ा हुआ है वो एरिया हम आज पकड़ेंगे। वी विल बी पिकिंग अप दैट एरिया। हमने कल बात की थी इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट हाउ डिफरेंट थिंकर्स, वो कैसे जूझते हुए, हाउ दे आर इमर्जिंग विद न्यू आइडियाज एंड हाउ दे आर ट्राइंग टू कीप द थिंग इन साइंटिफिक रिल्म। उसमें भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की बात हो रही है। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, हमने कल एक वर्ड जैसे इथनोग्राफी की बात हो रही थी, वी वर टॉकिंग कि यार ये क्या है। तो वी विल बी टेकिंग ऑल दीज आइडियाज फर्दर। लास्ट में हमने जो कल बात की थी वो हमने की थी डीकंस्ट्रक्शन। जब हम डीकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि भाई डीकंस्ट्रक्शन का मतलब यही है कि एक्चुअली यू आर गोइंग टू डीकंस्ट्रक्ट the ideas which are already there. You are going to deconstruct those ideas. You are going to, you know, question those ideas. आप क्वेश्चन करोगे, यानी क्रिटिक करोगे। आप क्रिटिक करोगे उसका, और क्रिटिक करने के बाद आप बोलोगे कि भाई हाउ थिंग्स कैन बी फर्दर प्रेजेंटेड। यू नो, देयर आर वेज। जो भी डेटा है, जो भी क्लेम कर रहे हैं, जो भी डिफरेंट टाइप के क्लेम्स हैं, उस क्लेम का हम वेदर माने कि नहीं माने। सोसाइटी की क्योंकि जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं, वो ऑल दोज डिस्क्रिप्शंस ऑफ सोसाइटी क्या है, वो दे आर ऑल इंटरप्रिटेशंस। यानी कि मेरी एक अपनी इंटरप्रिटेशन है, आपकी एक अपनी इंटरप्रिटेशन है। सो द पॉइंट इज दैट यू हैव टू परसुएड अदर्स, वी हैव टू परसुएड अदर्स बाय द लॉजिक से परस्यू होना चाहिए। पर हो क्या रहा है, क्रिटिक में क्या कहा जा रहा है, जो क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट हैं या जो भी मॉडर्न मेथड्स हैं, दे से दैट actually you are not doing things in a real manner, you are doing things by the use of power। जो पावर हायरार्की बनी हुई है, जो ऑलरेडी established structures हैं, those structures are actually a hindrance to understanding of the real picture, the real structure of the society। तो उनका कहना था इसका मतलब जो एक्सटर्नल रियलिटी है वो डिफरेंट है, इंटरनल रियलिटी है वो डिफरेंट है, बट बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट एंड वी आर नॉट एक्चुअली क्वेश्चनिंग इट, दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग। इसीलिए पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी डिफरेंट टाइप्स की हो जाती है, जैसे हमने लास्ट में कल डिस्कस किया था। इट इज हैविंग वेरियस इंटरप्रिटेशंस, कोई सिंगल टाइप है ही नहीं, डिफरेंट टाइप की पोजीशंस है। यू नो, उसके अंदर वो कहते हैं कि क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट और जो भी पॉपर, इवन इनफैक्ट पॉपर, वो बिलीव करते हैं कि इट इज पॉसिबल टू रूल आउट सम नॉलेज, इट इज पॉसिबल टू रूल आउट सम नॉलेज एज बीइंग ट्रू। कुछ आप उसको रूल आउट कर सकते हैं, पर कुछ है, लेकिन थ्योरी ऑफ नॉलेज कह सकते हैं हम इसको। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं भाई कुछ भी ट्रू नहीं है, करेक्ट टेक्निक्स होनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन कुछ भी ट्रू नहीं है। पोस्ट मॉडर्न जो थिंकिंग है, पोस्ट मॉडर्न जो नॉलेज थ्योरी है आज की अगर हम बात करें, वो कहता है भाई चेंज इन सोसाइटी दिखाई देता है, नेचर ऑफ नॉलेज बात ठीक है, लेकिन चीजें वो नहीं है जो थिंकर्स ने आज तक बताई है। वो कहते हैं वो उन्होंने अपनी बताई है, इसलिए उनको क्वेश्चन करो। लेकिन मेथड वो वही यूज कर रहे हैं, कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे हैं, सोर्सेज भी वही यूज कर रहे हैं, लेकिन दे आर रिलेटिव इन नेचर, दे आर रिलेटिव, दे आर, you know, what I should say, they are not exactly, they are not exactly agreeing to the given facts। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो इसीलिए हमने कल बात की थी उसकी दारदा की, तो दारदा ने भी यही बोला, उसने कहा भाई लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज, लैंग्वेज इज, मैंने कोई वर्ड बोला, इफ आई एम सेइंग वर्ड देन अनदर मीनिंग इज एम्बेडेड इन दैट वर्ड, और वो जो अंदर इम्बेडेड वर्ड है उससे मुझे पता लगता है कि भाई असली वर्ड वो नहीं है। इट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। ये सारी बात इंटरप्रिटेशन की है, ये सारी बात जो
दैट इज वाई ऑल नॉलेज, जो भी, जैसे हमने मॉडर्न, हमने क्या वर्ड बोला, हम Sir, not audible. हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. यस क्या मैं अभी तक मैं ऑडिबल नहीं था? नहीं No. सर, वीडियो में नहीं आ रही थी। वीडियो अब आ रही है? हाँ जी सर। देयर मस्ट बी सम इश्यू विद द सिस्टम, नो प्रॉब्लम। तो हम बात कर रहे थे, आई वाज टॉकिंग कि जो भी मॉडर्न मेथोडोलॉजी है, उसमें हम बात कर रहे थे कि डेविड हार्वे, देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड डेविड हार्वे, उन्होंने बोला पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी के बारे में कि टेक्नोलॉजी, टेक्निक सेम, मेथोडोलॉजी सेम, मेथड सेम। सर आपकी आवाज कम आ रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आवाज तो पूरी आ रही है। अब आवाज आ रही है पूरी? हेलो? हाँ, ठीक है सर। नहीं नहीं, बताइए। बिल्कुल मेरी यस तरफ से सर। सिस्टम वैसे ही है जैसा था, कोई चेंज नहीं किया मैंने। पता नहीं सर, आप हो सकता है मेरे में कोई इशू सर। नहीं, आप बाकी लोगों से पूछिए, एम आई ऑडिबल क्लियरली? हेलो, जल्दी बोलिए। Yes, sir. चलिए ठीक है। तो उन्होंने कहा टेक्निक वही होंगी, कन्वेंशनल मेथड जो है वो वही होंगे, द मेथड्स आर सेम,
यानी जो हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सब मेथड्स की बात कर रहे हैं, दोज मेथड्स आर आल्सो सेम, लेकिन द चेंज इन सोसाइटी, ये जो नेचर ऑफ नॉलेज है वो भी सेम है, बट देयर इज अ चेंज। इसीलिए टू रिफ्लेक्ट दैट रियलिटी देयर मस्ट बी क्वेश्चनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस। इसीलिए हमने देखा दो जगह शार्प डिस्टिंक्शन है। किस चीज में डिस्टिंक्शन है? एक मॉडर्न और एक हो गया आपका पोस्ट मॉडर्न, इनमें भी डिस्टिंक्शन है। पोस्ट मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी माने नॉलेज ऑफ स्टडी। पोस्ट मॉडर्न तो ये कहनी है कि भाई कोई बेसिस ही नहीं है, कोई देयर इज नो बेसिस इवन फॉर रूलिंग आउट सेम नॉलेज एज बीइंग अनट्रू। सारी नॉलेज ही एक तरीके से वो है, आपके मल्टीपल वर्जन हो सकते हैं। जैसे मान लो इकोनॉमिक डेटा है, सो इकोनॉमिक डेटा से आप कल्चरल आइडियाज का भी पता लगा सकते हो। यू नो दैट डेटा विल बी एबल टू आइडेंटिफाई टू हेल्प यू कल्चरल आइडियाज। कितना पैसा, कितनी एम्प्लॉयमेंट, कितना खर्चा, कौन सा फेस्टिवल। So this is correlated with that also. So यानी कि even economic data is used for interpreting cultural ideas. So all knowledge based upon modern epistemologists, they are deriving, एक तरीके से कह लीजिए मॉडर्न वाले कह रहे हैं कि हम तो भाई मेटा नैरेटिव्स हैं। मेटा नैरेटिव्स, कोई सारी स्टोरी ठीक है, आपकी भी ठीक है, उसकी भी ठीक है, इसकी भी ठीक है, इतने सारे वर्जन थे, इतने सारे नैरेटिव्स हैं, so you cannot even say कि भाई वो गलत है, सारे ही सही हैं। बिग स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड ओपिनियंस हैं वो, रादर वी विल कॉल देम ओपिनियंस रादर देन, ये हमने कल बात की थी कि वो ओपिनियंस हैं, दे आर नॉट एक्चुअली, वी कैन नॉट से दैट दे आर वन साइड स्टोरी, दे आर एक्चुअली द ट्रू वन, ऐसा नहीं है। तो इसलिए डीकंस्ट्रक्शन की बात आई। क्रिटिक हो गया, जो भी सेकेंडरी सोर्सेज हैं ऑलरेडी अवेलेबल, सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब हम बात करेंगे जैसे लाइफ हिस्ट्री हो गई, डॉक्यूमेंट्री हो गई, ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं। तो उनको, उनके अंदर भी कंप्लीट रिलेटिविज्म की बात आ गई कि भाई ये तो कंप्लीट रिलेटिविज्म है, रिलेटिव है, ये एकदम वैसे नहीं है कि साक्षात तरीके से पूरा एब्सोल्यूट ट्रूथ हो जाएगा, ये रिलेटिव है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि कोई बेसिस ही नहीं है नॉलेज को वो करने का, ऑब्जेक्टिव नॉलेज करने का। आप क्रिटिक से अगर एंगल से बोलोगे तो इसका मतलब इनका कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं हुआ, इनका कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं हुई, इनका कोई एक ठहराव ही नहीं हुआ, दे आर परसुएडिंग अदर्स आइडियाज। ये आप क्रिटिसिज्म में बोल सकते हो कि भाई पोस्ट मॉडर्न में तो ये कोई वो ही नहीं है, मतलब कोई ठहराव ही नहीं है। इसीलिए आप कह सकते हैं, फिल कार्लसन ने बोला कि भाई देयर आर वेज ऑफ इवेल्युएटिंग डिफरेंट मेथड, डिफरेंट ट्रूथ के जो है वो क्लेम्स हैं, क्लेम हो सकते हैं अलग अलग कि भाई कैसे क्या सच है क्या नहीं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि एज वी वर सेइंग इन द बिगनिंग कि नए मेथड, नए नए आइडियाज वो आ जा रहे हैं, उनको माना जा रहा है, वो सबको वैलिड माना जा रहा है, डिफरेंट पीपल है, डिफरेंट स्टोरीज हैं, सारी बेटर है, सारी बेस्ट है। तो पोस्ट मॉडर्न जो इथनोग्राफी है वो क्या कर रही है? पोस्ट मॉडर्न इथनोग्राफी कर रही है, सबको आवाज दे रही है वो। इसलिए एक टर्म इसके लिए हम यूज करते हैं, मल्टी वॉइसेस। एक तरीके से मल्टी वॉइसेस आ रही हैं कि भाई सारी वॉइसेस सही हैं, सारी वॉइसेस की वैल्यू है, और सबको आप अलाउ करो, और अपना डेटा भी इकट्ठा करते हैं, ऐसा नहीं है, बट उनका मेन जो काम है इज टू अटैक एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज को अटैक करो सो दैट आप नया स्पेस क्रिएट कर सको। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने कल नाम लिया था जैक्स दारेदा का, कि भाई उसने बोला लैंग्वेज क्या है, आपने बोल दिया, मैं क्यों मान लूं? लैंग्वेज के पीछे भी तो एक एम्बेडेड मीनिंग है, उसके पीछे भी तो एक डिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। इसलिए डिकंस्ट्रक्शन क्या है? टेक्स्ट को एग्जामिन करना, उनको अपार्ट कर देना, उनको फाड़ देना, उनको रिवील कर देना, यानी उनके अंदर के जो द इनहेरेंट आर देयर, दे मस्ट बी हाईलाइटेड। इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन जो टेक्स्ट में है ना, उसको करो। तो यानी एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, इट इज ए क्रिटिक ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस। ये क्रिटिक है, यानी उसका एक तरीके से समालोचनात्मक टिप्पणी है उसके ऊपर। टिप्पणी तो खैर कमेंट हो गया, समालोचनात्मक उसका एक रवैया अपनाने की बात है। समालोचना, आलोचना नहीं सिर्फ करनी, समालोचना है, यानी कि पॉजिटिवली क्रिटिक कर रहा है चीजों को। एग्जामिनेशन की डिमांड यही होती है। तो अब हम बात करते हैं रिसर्च। भाई रिसर्च होती क्या है? ये रिसर्च है वो वैल्यू बिलीफ जो आपके रिसर्चर्स में है, उनको दिखाती है। वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ रिसर्चर। भाई मैं रिसर्चर हूं, मेरी वैल्यूज और बिलीफ मेरी रिसर्च दिखाएगी। तो यानी कि जब शुरू में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया,
then there were certain researchers who started doing, जैसे पीटर टाउनजेंड, उनकी वैल्यूज दिखाई दी, उन्होंने दिखाई पॉवर्टी। पीटर टाउनजेंड ने क्या दिखाया? पॉवर्टी, टाउन TOWN, लिख ही देते हैं, पीटर TOWNSENDS, पीटर टाउनसेंड, इन्होंने क्या दिखाया? पॉवर्टी दिखाई इन्होंने। तो रिसर्च के थ्रू प्रूव हुआ कि भाई हाँ, पॉवर्टी एज एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ऐसे ही कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुई, जैसे न्यू एज मूवमेंट। सो न्यू एज मूवमेंट भी रिसर्च हो गई एक तरीके से। वो पॉल हीलाज एक एग्जांपल था, पॉल हीला का। सो पॉल हीला की हम न्यू एज मूवमेंट कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो गया, यानी कि इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी यू हैव एन आइडिया that you are thinking about wider society, you are bringing about contemporary problems, you are resolving issues. तो इस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से आप देख सकते हो कि रिसर्च का बिलीफ या टॉपिक डिसाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल डर्कहाइम, उन्होंने क्या किया? डर्कहाइम ने पाया कि भाई रूटीन मैटर्स पे ज्यादा बातें हो रही हैं, यू नो, क्रिटिकल एरियाज जो है वो छोड़े जा रहे हैं। देयर इज नो रिसर्च ऑन क्रिटिकल एरियाज, ओनली रूटीन एरियाज के ऊपर रिसर्च हो रही है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं, जो इतनी ज्यादा कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर हो रही है। तो इसीलिए उन्होंने क्या है, इस चीज को बदलने के लिए उन्होंने रिसर्च की। इस चीज की उनकी रिसर्च में, जैसे सुसाइड, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टडी ऑफ सुसाइड, ही वेंट ऑन टू टेक ए ब्रॉड सिस्टम, ही वेंट टू टेक ए ब्रॉड स्केल। ऐसे ही मार्क्सिज्म को देखो, मार्क्सिज्म ने भी यही किया, उन्होंने हायरार्की दिखाई, हायरार्की इन सोसाइटी, डिवीजन इन सोसाइटी, लेकिन उसके अंदर भी एग्रीकल्चर हट गया, उन्होंने इंडस्ट्रियल ले लिया सिर्फ। सो एग्रीकल्चरल लेबरर्स की बात ही नहीं हुई। इंडिया के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल लेबरर्स। सो यू हैव टू थिंक कि स्टडी किस बात की हो रही है, स्टडी कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, दोज आइडियाज आर इंपॉर्टेंट, और उससे ही पता चलता है कि भाई क्या होगा, सीधी बात है। देन ओनली दे शोकेस द आइडिया कि हाउ इट इज गोइंग टू डू इट। अब रिलीजन है, इन रिलीजन ऑल्सो द आइडिया इज टू शोकेस उसकी रिलीजियस वैल्यूज क्या है, रिलीजियस वैल्यूज क्या है। इस्लाम जैसे हो गया, इक्वालिटी दिखाता है नहीं दिखाता। तो यानी कि रिसर्च मस्ट रिफ्लेक्ट मेजर चेंजेस इन सोसाइटी, ये है रिसर्च, मेजर चेंजेस इन सोसाइटी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए उससे। देन ओनली यू कैन से टुडे, आज हमने भी बात की पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो आज स्टडी हो रहा है, वो थ्योरी भी स्टडी कर रहा है, कॉन्सेप्ट भी स्टडी कर रहा है। इसके आगे भी लेकिन एक कॉन्सेप्ट आ जाता है पोस्ट मॉडर्न में भी, एक जैसे आया हाई मॉडर्निज्म या हाई मॉडर्निटी, इसी का एक टाइप है, वी विल टॉक अबाउट इट सम टाइम। एक जैसे आप फोर्डिज्म, यानी हेनरी फोर्ड आप अगर गूगल करेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी वेरी फेमस पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हेनरी फोर्ड जो गाड़ी है, तो गाड़ी तो बात की बात है, लेकिन एक थिंकिंग प्रोसेस लेके आए। ही वांटेड टू ब्रिंग ए वर्क स्ट्रक्चर, तो उसको कह दिया फोर्डिज्म। अब अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल एक्सक्लूजन किसी का है कि नहीं है, ये सारी चीजें हमें रिसर्च के थ्रू पता लग सकती हैं। कैसे? जैसे न्यू वोकेशन, अब जैसे भैया ऑनलाइन एजुकेशन है, सो बार बार बात करते हैं एक्सक्लूजन किसका हो रहा है, एक एंगल ये है। दूसरा कि वेदर राइट वैल्यूज आर इनकलकेटेड और नॉट। कोई कहता है भाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं हो सकती, एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं हो सकती, भाई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, आप सिर्फ मगअप कर सकते हो। सो दीज ऑल आइडियाज आर देयर। तो इसीलिए रिसर्च के डिफरेंट आयाम हुए, लेकिन फंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। पैसे कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट फंडिंग, एनजीओ को खुद पैसा चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर पैसा देगा कि नहीं देगा, सो सब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से देंगे। गवर्नमेंट हैज कमिटमेंट टुवर्ड्स ब्रिंगिंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू द हायर लेवल। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो तो नॉट गोइंग टू डू रिसर्च, बट इट कैन पेव द वे, इट कैन पेव द वे थ्रू जजमेंट्स। जैसे अभी जजमेंट आई दैट कोटा इज एक्चुअली नॉट ए फेवर। मेरिट के ऊपर आपको कोटा वो करना पड़ेगा भाई,
आपको 100 सालों से किसी को मौका नहीं मिला तो आपकी मेरिट नहीं मानी जाएगी, उसका कोटा भी है साथ में। कोटा इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। merit is actually merit is actually not reflecting without quota the real essence of society. So इसके ऊपर मूवीज बन जाएंगी मान लो, या इसके ऊपर सोशियोलॉजी का किसी ने पीएचडी की। सो दैट्स हाउ रिसर्च इज बीइंग टेकन अप एंड दैट इज हाउ, अगर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। प्राइमरी सोर्सेज हैं तो आप खुद कलेक्ट कर लोगे, खुद ही करना पड़ेगा प्राइमरी सोर्सेज में, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। सेकेंडरी सोर्सेज हैं, यू हैव टू विजिट, हर चीज में विजिट करनी पड़ सकती है, स्टे करना पड़ सकता है, रहना पड़ सकता है, आपको किसी से मिलना पड़ सकता है। मास मीडिया है, गवर्नमेंट रिपोर्ट है, लाइब्रेरीज हैं, आर्काइव्स हैं, पर्सनल किसी की आर्काइव है, 100 चीजें हैं भाई। अब उनसे जब प्राइमरी सेकेंडरी डेटा की बात होगी तो आप सोचिए कि सोशियोलॉजिस्ट कैसे वर्क किया होगा। ये जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, व्हाट दे वांट यू टू थिंक अबाउट, अपने आप को फील करिए वैसे, यू टू थिंक अबाउट इट। लेकिन क्वेश्चन इज रिलायबल होगा कि नहीं होगा डेटा, what is the reliability of data, how you can think that data is I can rely upon the given data. Like in science you have to use the same method, in science you use the same method of investigation, same material, तो प्रोड्यूस भी रिजल्ट भी सेम आएगा। यानी साइंस में क्या होता है, देयर इज रेप्लिकेशन, इन साइंस इट इज रेप्लिकेशन। सो हम सोचते हैं कि वी विल डू सेम थिंग आल्सो हियर, आल्सो वी विल डू हियर आल्सो इन द सेम वे, we will in research also we will do the same kind of application। लेकिन क्या सोशियोलॉजी का डेटा और इन सोशियोलॉजी कैन वी रीच सच ऑब्जेक्टिविटी लाइक साइंस दैट एवरी टाइम एवरीवेयर वी आर गोइंग टू डू इट लाइक दैट? इट इज नॉट पॉसिबल। सर आपका माइक म्यूट है। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई रिलायबिलिटी कैसे होगी, हाउ आई कैन रिलाई अपॉन क्वांटिटेटिव डेटा है। अब क्वालिटेटिव डेटा में तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। व्हेन यू हैव क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव हो गया, तो हाउ यू विल रिलाई अपॉन दैट डेटा, हाउ मच यू कैन से कि भाई ये स्टैंडर्ड इसका है कि नहीं है। वैलिड कब मानेंगे वैलिड? अब वैलिड हम जब मानेंगे व्हेन इट इज प्रोवाइडिंग द ट्रू पिक्चर। द ट्रू पिक्चर मस्ट बी रिफ्लेक्टेड, बट ट्रू पिक्चर है क्या? ट्रू पिक्चर कुछ और हो रही है भाई। गांव में जो है बच्चे हैं स्कूल जाते नहीं है, कोई कुछ होता नहीं है, लेकिन सोशियोलॉजिकल सर्वे कह रहा है भाई सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, एवरीबॉडी सो हैप्पी। अरे कैसे मान लेंगे यार? गांव में हमने मान लिया कि भाई टीबी बढ़ती जा रही है, ट्यूबरक्लोसिस और रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत सारे हैं, वैसे हम कहते हैं कि भाई सारे घरों के अंदर सिलेंडर पहुंच गया, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, पता लगा भाई सिलेंडर इज ऑलरेडी देयर, सिलेंडर कनेक्शन हैज बीन गिवन, बट द पीपल ओवर देयर दे आर नॉट हैविंग द मनी, दे आर नॉट हैविंग द मनी टू परचेज द सिलेंडर। बात वही होगी फिर, ट्रू पिक्चर कहां से हुई? ऑन द सरफेस इट इज करेक्ट, ऑन सरफेस इट इज करेक्ट दैट उनको मिलना चाहिए सिलेंडर, तो लेकिन नहीं हुआ। तो पॉइंट इज दैट कि वी हैव टू सी। कई बार क्या होता है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा डेटा इज रिलायबल, data is reliable but it is not valid. You have to understand, many times data can be reliable without being valid. For example, data is reliable that I am going to address a rally, election rally, and there are 5 lakh people attending my rally, so it is a reliable data, but it is not the validity that I will be getting votes also. So इसीलिए quantitative method में क्या हुआ? In the quantitative method में you lack depth, डेप्थ नहीं आ पाएगी, बिकॉज यू हैव द सरफेस, यू हैव द वैल्यू, यू हैव द नंबर्स। मीनिंग नहीं आ पाएगा, यू आर नॉट गेटिंग द मीनिंग, यू आर नॉट गेटिंग द मोटिव्स, यू आर नॉट गेटिंग द इंटरप्रिटेशन। बट इन केस ऑफ qualitative data there is subjectivity. So interpretative sociologist, इंटरप्रिटेटिव जैसे हमने बोला था, जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो किस पे रिलाई करेंगे?
वो रिलाई करेंगे क्वालिटेटिव के ऊपर, क्वालिटेटिव पे रिलाई करेंगे वो, बिकॉज वो वैलिड पिक्चर चाहते हैं सोशल रियलिटी की। सो प्रैक्टिकल बात क्या है, प्रैक्टिकल ये क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, दोनों ही मिला के बात होगी। क्वांटिटेटिव में क्या होगा, लेस पर्सनल कम्युनिकेशन होगा। क्वांटिटेटिव है हाँ भाई इतने लोग इतने बच्चे इतना ये, क्वालिटेटिव में पर्सनल इंटरेक्शन हो सकता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, इन डेप्थ हो सकता है। क्वालिटेटिव जो है वो, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है क्वालिटेटिव की, इट कैन नॉट बी ऑन ए लार्ज स्केल। कहां तक जाओगे भाई, पूरे डिस्ट्रिक्ट का सर्वे करना है, नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत लगेगी, पैसा लगेगा, सब कुछ दिक्कत होगी। क्वांटिटेटिव में क्या है भाई, ठीक है आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट गए, डेटा उठाया, काम हो गया। So everything is having their own pros and cons. So we have to understand what is the best combination in the given circumstances. कैसे करके क्या मेरा रिजल्ट आ सकता है। इसीलिए अब सैंपल चूज करने की बात आती है। भाई सैंपल कैसे चूज करोगे, विदाउट सैंपल नथिंग कैन हैपन। व्हाट इज सैंपल, सैंपल इज गोइंग टू बी द एक्चुअल इंडिविजुअल ग्रुप। जो एक्चुअल इंडिविजुअल है वो सैंपल हुआ ना यहाँ पे, तो बिकॉज हम सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन सोसाइटी, तो इसीलिए सैंपल यहाँ पे हो गया ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स, ग्रुप ऑफ पीपल। उसमें भी आपका क्या है, क्वालिटेटिव सैंपल और उसमें क्वांटिटेटिव सैंपल, बोथ सैंपल्स आर डिफरेंट। क्वांटिटेटिव सैंपल हमेशा जो है वो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से पता लगाया जाएगा, टेक्निक्स विल बी यूज्ड। क्वालिटेटिव सैंपल एज आई सेड इट विल बी स्मॉल इन नंबर, वो स्मॉल रहेगा, बहुत बड़ा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी टू मच। क्वांटिटेटिव में इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, देयर विल बी सब ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव में ऐसा हो नहीं पाएगा। तो सैंपल क्या हुआ, सैंपल इज, ये पॉपुलेशन हो गई आपकी, देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन एंड सैंपल इज पार्ट ऑफ इट, सैंपल उसका पार्ट हो गया। यानी हमारी सोसाइटी का क्रॉस सेक्शन मिलना चाहिए, उसके अंदर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी आना चाहिए। क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई, आपने पनीर लिया, पनीर को बीच से काट दिया, या केक लिया आपने, भाई मेरे को तो केक में जो है सबको, ऐसे तो केक में किसी को somebody will be only getting cream, someone will only getting chocolate, but you want all the thing within a cake, so we will cut a cross section of the cake. So इसीलिए क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन रिसर्च टॉपिक, एंड इफ इट इज चूजन केयरफुली, उसको चेयरफुली चूज करो, देन इट कैन बी रेप्लिकेटेड टू ए लार्ज पॉपुलेशन, ये हो जाएगा, इट विल बी रेप्लिकेटेड। द फर्स्ट स्टेज क्या हुआ, रेलेवेंट पॉपुलेशन मिलनी चाहिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। विदाउट रेलेवेंट पॉपुलेशन नथिंग कैन हैपन, रेलेवेंट पॉपुलेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है शुरू में। इससे रेलेवेंट पॉपुलेशन से क्या आया आपके पास आया रेलेवेंट सैम्पलिंग यूनिट्स। रेलेवेंट सैम्पलिंग यूनिट्स, रेलेवेंट सैम्पलिंग यूनिट्स क्या हुई कि इंडिविजुअल पर्सन हो, क्योंकि वो जो सैम्पलिंग यूनिट है दैट इज पार्ट ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन। हमने सैम्पलिंग यूनिट ले ली, सैम्पलिंग यूनिट के बाद I am going to take up what? I am going to take up sampling frame. यूनिट से मेरा फ्रेम रेडी होगा, सैम्पलिंग फ्रेम, फ्रेमवर्क बनाया मैंने, एक सैम्पलिंग फ्रेम बनाया। व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम, उसके अंदर ऑल रेलेवेंट सैंपल के अंदर जो भी हैं, whatever my constituents are there, वो सारे रिफ्लेक्ट होने चाहिए पॉपुलेशन के, वो सैम्पलिंग फ्रेम में आ जाएंगे। ऑल रेलेवेंट यू कैन से पॉइंट्स या फिर और रेलेवेंट फैक्टर्स मेरे सैम्पलिंग फ्रेम में आने चाहिए पूरे पॉपुलेशन के, वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। जैसे अब एग्जांपल देते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम का क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंसस का डेटा, या फिर इलेक्शन कमीशन के वोटर आई कार्ड वाला डेटा, या फिर और कुछ सोचो आप, पोस्टल कोड वाला डेटा, उस पोस्टल कोड में जितने लोग रहते नहीं मिलेगा। कई जगह आपको, जैसे आप कितने लोगों ने इंटरनेट लिया हुआ है, ये भी एक डेटा हो सकता है, पर उससे ये नहीं पता लगेगा भैया मेल फीमेल या कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कैसे हो पाएगा। तो ओपिनियन पोल जैसे अब एग्जांपल हम लेते हैं, ओपिनियन पोल वो भी एक सैंपल सर्वे ही है, इट इज अ काइंड ऑफ ए सैंपल सर्वे। ओपिनियन पोल इज अ सैंपल सर्वे। तो एक जनरलाइज तरीके से हम ओपिनियन पोल लेते हैं, उसको हम सारी चीज के ऊपर लगा देते हैं, हम कहते हैं भाई अब ऐसे है, ये है फैक्ट। हमने एक ओपिनियन पोल लिया, 2500 लोगों का लिया, 3000 लोगों का लिया, एंड देन वी आर गोइंग टू से दैट फाइन दिस इज द ओपिनियन पोल व्हिच सेज दैट दिस पार्टी कैन कम टू पावर। उसके अंदर और भी निटी-ग्रिटीज हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अब सैंपलिंग की भी टाइप्स हैं, हमने सैंपल तो ले लिया, लेकिन अब करेंगे कैसे उसको। एक हो गई आपकी रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सारे के सारे आपने एक जगह डाल दिए,
बक्से में डाल के उसको हिला दिया, सिंपलेस्ट वे है, और जो आ गया वो ले लिया। लेकिन पता नहीं अब बार बार क्या आ जाएगा, तो यानी उसमें ट्रू क्या हुआ, लॉ ऑफ एवरेजेस ट्रू हो गया। लेकिन विद इन द सैंपल देयर आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो तो नहीं हुआ ना कि कौन सा उठेगा कौन सा नहीं उठेगा। इट इज डिपेंडिंग अपॉन लाइक लक, क्योंकि एवरी सैंपल यूनिट विल हैव ए इक्वल चांस टू कम अप। लेकिन अब रिसर्च में कोई भी सैंपलिंग यूनिट आ गई जो बाकी छूट गई, उसका क्या होगा देन? इसीलिए क्या होगा, हम बात करते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सैंपलिंग के बाद आती है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, कि भाई हमने सैंपल को सिस्टमेटाइज वी हैव मेक इट सिस्टमेटाइज। हाउ सिस्टमेटाइज? दैट आई एम चूजिंग फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, 11th, 13th, ये सारे मैंने ले लिए, ये हमने सिस्टमेटिक सैंपलिंग कर दी। सो रैंडमाइज सैंपलिंग इज नॉट अ गुड आइडिया because उसमें statistical probability is high, but then that sample is not going to showcase the real true picture of my research constituents if it is possible. लेकिन जो आपका systematic sampling है, या फिर आप कह लो stratified, इसके बाद आता है उसमें हमने systematic बोल दिया, then we are going to go with stratified random sampling. Stratified random sampling, what I am going to do here, उसके अंदर इंपॉर्टेंट हमने डिवीजन कर दिया मैंने, आई एम गोइंग टू डिवाइड माय सैंपलिंग इनटू ग्रुप्स। मैंने ग्रुप्स में उनको कर दिया, आई हैव डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स विद इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। जो भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं मेरे उसमें, मैंने उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे जेंडर और क्लास, दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, मैंने दोनों ले लिए। आई हैव टेकन जेंडर ऑल्सो, आई हैव टेकन क्लास ऑल्सो, एंड देन आई एम गोइंग टू कीप देम, I am going to keep them in as a part of my sample population. So I am sure जो भी रिसर्च जो भी मतलब मैं सैंपल पिकअप करूंगा, उसमें दोनों ही चीजें आएंगी, जेंडर भी आएगा, क्लास भी आएगा, मिडिल क्लास फीमेल भी, मिडिल क्लास मेल भी, दोनों चीजें आ जाएंगी। तो बेनिफिट क्या हुआ कि बाय रिसर्च आई एम कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, in my research I am controlling the variables, so I know that my end result will have these points in it. ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब हमेशा प्रैक्टिकल नहीं है। As I just said, कैसे प्रैक्टिकल होगा? अब ऐसी चीज ही नहीं मिलेगी आपको। वोटर लिस्ट में उसमें ऑक्यूपेशन नहीं है, आधार कार्ड में देयर आर अदर इश्यूज, आधार कार्ड इज नॉट द एड्रेस। तो देयर आर डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू से विद रिस्पेक्ट टू पिकिंग अप ए सैंपल। इसीलिए हमने क्या, मान लो कोटा सैंपलिंग कर दी, फिर हमने एक हमने कोटा सैंपलिंग ले ली। कोटा सैंपलिंग दैट आई एम ऑलरेडी फिक्सिंग दैट 12 तो गर्ल्स लूंगा ही लूंगा सैंपल में, मतलब आई एम टेकिंग इन दैट सैंपल ग्रुप 12 girl I am taking, 17 boys I am taking, 13 teachers I am taking. So I am already making a quota out of it, pre-decided hai. It is beneficial. It is beneficial when overall proportion of different groups in a population are known. If I know that in my population group, if I am taking for example even civil service students, so I know that from which background they are, 12 from engineering background, 13 from humanities, 12 from commerce, 6 from from the creative arts, then only it is helpful. लेकिन इसमें क्या है फायदा है मुझे, क्या है कोटा सैंपलिंग में, when speed is the essence, मुझे जल्दी काम करना है, then the most speedy is the कोटा सैंपलिंग, प्रैक्टिकल ऑप्शन। लेकिन इसमें भी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल इश्यूज हैं। उसके बाद जो है नॉट ट्रूली रैंडम है, हम अननोन चीजें मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको वो कर दिया। हाउ आई कैन डू दैट? आई एम ऑलरेडी लिमिटिंग इट बाय डूइंग इट। और एक आ जाता है मान लो मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग यानी सेलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम अनदर सैंपल। पहले एक सैंपल है भाई, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले उस पर हो चुका है, मैंने वो सैंपल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए टीवी कंपनी, आई वांट टू शो ओपिनियन पोल। अब कौन भेजेगा भैया कन्याकुमारी, कौन भेजेगा पूरे इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, सब कुछ में। तो मैंने लास्ट ईयर का उठाया, आई एम पिकिंग अप द लास्ट ईयर पोल, using it as a sample, imposing my points over it। फोन से कर दिया, कैसे भी कर दिया, मैंने टेलीफोनिकली किया, कुछ भी किया, एंड देन मैंने कंफर्म कर दिया। इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा इवन इन टीवी ओपिनियन पोल्स, ओपिनियन पोल कुछ और कहते हैं और एक्चुअल रिजल्ट में कुछ और आता है। सो दिस इज वन एग्जांपल, यानी कि इलेक्शन ओपिनियन पोल इसका एक एग्जांपल है और प्रीवियस डेटा के रिसर्च के बेस के ऊपर हो सकता है। बट देन देयर इज अनदर वन आल्सो, स्नोबॉलिंग। एक होता है स्नोबॉलिंग सैंपलिंग। स्नोबॉलिंग वेरी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सैंपलिंग, यानी कि उसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। Your personal contacts are actually working in it. They are working. You can have, for example, अब भाई मुझे अब करना है
कि ब्राइब मुझे चेक करनी है किसको कितनी रिश्वत जाती है, तहलका टाइप, यू नो तहलका, तरुण तेजपाल नाम सुना होगा आपने। सो वो स्टिंग ऑपरेशंस करते थे। एक एग्जांपल इसका ये आ जाता है। दूसरा, मान लो मुझे क्रिमिनल गैंग्स को स्टडी करना है, तो भाई पर्सनल कांटेक्ट से ही जाऊंगा, एक फोन करूंगा, then I'll join them. I know these are the 15 people and that's how I will do it. So this is on one, snowballing is one way. फिर उसके बाद आप मान लो एक है आपका नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैपलिंग। नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग तो पॉपर क्या कहते हैं? पॉपर सेज कि फॉल्सिफाई, पॉपर सेज दैट फॉल्सिफाई ए थ्योरी, यानी आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको प्रूव कर दो रॉन्ग, फॉल्सिफाई कर दो थ्योरी को रॉन्ग प्रूव कर दो। बाय हाउ? नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग में क्या हुआ? यू टेक अनटिपिकल एग्जांपल्स, जो कोई सोचता नहीं है, जो कोई करता नहीं है, वो ले लो आप। वी हैव टेकन द नेम ऑफ अ फीमेल रिसर्चर एन ओकली, हमने कल बात की थी। सो एन ओकली इज एन एग्जांपल, एन ओकली, एन ओकली इज एन एग्जांपल। शी डिड दैट, अनटिपिकल बिहेवियर उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने फॉल्सिफाई कर दिया सोशियोलॉजिस्ट का। जो बायोलॉजिस्ट कहते थे मेल तो फीमेल तो ऐसी होती हैं, कमजोर होती हैं, मेल का डोमिनेंट होता है, मेल मस्कुलिन होता है, मेल ये करेगा, मेल वैसे होगा, जो भी स्टीरियोटाइप्स थे, शी बाय हर ओन रिसर्च शी प्रूव इट रॉन्ग। शी सेड नो दिस इज नॉनसेंस, सो वुमेन बिहेव बिकॉज दिस इज करके ये सुपर इंपोजिशन है, ये पैट्रियार्की है, ये वो है, दैट्स हाउ वी प्रूव्ड इट। सो अनटिपिकल एग्जांपल शी टुक। फॉर एग्जांपल गोल्डथॉर्प ने क्या किया? उन्होंने एक थ्योरी बताई, एक थ्योरी थी उसकी इम्बुर्जुआमेंट थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती थी? दैट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मिडिल क्लास वर्कर्स दे आर गेटिंग सो मच मनी दैट दे आर रीजिंग टू द हायर क्लास, उनकी प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ रही है, वंडरफुल चेंजेस आ रहे हैं। He did that theory, इसने पाया नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, they are not raising their standards, तो falsify हो गए। ऐसे ही ब्लूमर का है। ब्लूमर का क्या कहना है? ब्लूमर says that even in the non representative sampling you should pick up the best informed people। सोसाइटी के उन लोगों को लो सैम्पलिंग के तौर पे जो बेस्ट इन्फॉर्म्ड है, जिनको सारी चीजों का पता है, जो मेहनत करना चाहते हैं, जिनको चीजें पता है। तो यू कैन से दैट केस स्टडीज are another examples in non-representative sample. Case studies ले लो, what they will do, they will make no claims basically to be representative। case study में क्या होगा? what is case study? Case study is the detailed examination basically, but problem क्या है? detailed examination of something single, कोई अकेली चीज की होती है, single institution, single community, single social group, तो निकल के क्या आएगा? single social action that will come out of it, single social action आएगा। तो हावर्ड बेकर ने क्या कहा? हावर्ड बेकर एक थे, what he said, हावर्ड बेकर ने कहा द एम है भाई, एम इज टू अराइव एट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन या फिर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए ग्रुप अंडरस्टैंडिंग, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, जनरल, जिससे एक जनरल थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को निकाला जा सके, एक जनरल सोशल स्ट्रक्चर प्लस प्रोसेस, इनको हम एक रास्ते पर ला सके। तो इसीलिए दे कैन बी यूज्ड टू फॉल्सिफाई। जैसे इंडिया के केस में गॉग, एक जेंटलमैन थे गॉग ने क्या थ्योरी की? नायर्स की स्टडी की उसने, नायर सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजी का बड़ा फेमस एग्जांपल है। उसमें ये कहा जाता था उससे पहले कि नायर सोसाइटी में जो फैमिली स्ट्रक्चर है मैरिटल बॉन्ड्स के ऊपर, वो यूनिवर्सल है, यानी जो उनके जो किससे किसकी शादी हुई, क्या हुआ, मैरिटल बॉन्ड्स जो हैं, जो बने हुए हैं, वो यूनिवर्सल हैं। तो ही शोड इट इज नॉट यूनिवर्सल। उन्होंने रिसर्च की और पाया नॉट यूनिवर्सल, तो उन्होंने फिर से फॉल्सिफाई कर दिया। तो यानी कि एक हाइपोथेसिस प्रोड्यूस की जा सकती है, एक हाइपोथेसिस प्रोड्यूस होगी नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग से, एक कैटेगरी निकल के आएगी, एक न्यू रिलेशनशिप आप शो कर सकते हो, जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिज्म
में क्या प्रूव हुआ? कैपिटलिज्म में वर्कर्स के साथ एक नई रिलेशनशिप निकल के आई, क्योंकि वो भी अनटिपिकल एग्जाम्पल था। पर ड्रॉबैक क्या है कि आप कोई ऐसे जनरलाइजेशन वैसे नहीं कर सकते, आपको नंबर ऑफ केस स्टडीज करनी पड़ेगी। एक केस स्टडी से एक ही चीज निकल के आएगी, एक केस स्टडी से एक ही आइडिया निकल के आएगा, ये नहीं होगा बाई वन केस स्टडी और बाई वन टू केस स्टडी। टाइम कंज्यूमिंग है भाई, जान लगती है, उसके बाद वो आइडिया होना चाहिए, वो फुल प्रूफ होना चाहिए। देयर आर सो मेनी इश्यूज विद इट, बट देन दिस इज वन ऑफ द वेज इन सोशियोलॉजी बाय विच एक्साइटिंग एंड वैलिड प्रूफ्स कैन बी फाउंड। एक तरीका क्या, लाइफ हिस्ट्रीज का ले लिया आपने। अब लाइफ हिस्ट्री क्या होती है? लाइफ हिस्ट्री नाम से ही पता लग रहा है भाई, किसी की वो भी टाइप ऑफ केस स्टडी है वो, जैसे अभी हमने केस स्टडी के बारे में बोला, टाइप ऑफ केस स्टडी है लाइफ हिस्ट्री। यानी कि क्या, एक इंडिविजुअल की लाइफ से कंसर्न होती है, ये भी अनटिपिकल एग्जांपल है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ उसमें क्या हो सकता है, लाइफ हिस्ट्री में क्या हो सकता है? लाइफ हिस्ट्री में एक्सटेंडेड इंटरव्यूज हो सकते हैं, एक्सटेंडेड इंटरव्यू हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं, स्ट्रक्चर तो फॉर्मल हो जाते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि लाइफ हिस्ट्री कैन एक्ट एज ए सेंसिटाइजिंग टूल। अटल बिहारी वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का लगा लीजिए, सुभाष चंद्र बोस की लाइफ हिस्ट्री लगा लीजिए, डिटेल होंगी, उसके कुछ मीनिंग होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो रिच डिटेल्स होंगे वो एक्टर्स के पर्सपेक्टिव से मिलेंगे। एक्टर यानी कि जो बंदा है या जो पर्सन है, फीमेल मेल वर्ड, सावित्रीबाई फुले। इट कैन बी यूज्ड ऑल्सो टू फॉल्सिफाई एग्जिस्टिंग आइडियाज। गांधी जी का जैसे भाई ये नाथुराम गॉडसे, उसकी लाइफ हिस्ट्री, वो भी के टिपिकल केस स्टडी हो गया, उसकी लाइफ हिस्ट्री से हम कुछ और प्रूव करना चाह रहे हैं। इंस्पायर भी कर सकते हैं लोग, इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो यानी कि एनालिटिकल इंडक्शन कह लीजिए एक तरीके से, एनालिटिकल इंडक्शन। हमने उनका एनालिटिकल इंडक्शन किया, तो हमने क्या किया कि उनकी एक आदमी की लाइफ हिस्ट्री को लिया एनालिटिकल इंडक्शन में और हमने एनालाइज कर दिया बहुत सारे लोगों को। फॉर एग्जाम्पल रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, एक केस स्टडी, दूसरी केस स्टडी, तीसरी केस स्टडी, चौथी केस स्टडी, हमने ऐसे करके 10 ले ली। सो वो सारी केस स्टडीज टुगेदर दे आर एन एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल इंडक्शन। एनालाइजिंग नंबर ऑफ केस स्टडीज एंड देन कमिंग अप विद ए कंक्लूजन एंड देन अगेन टेस्टिंग इट। एक थ्योरी दी हमने, उसको टेस्ट किया, उसको रिफाइन किया और दोबारा टेस्ट किया। हम ऐसे बार बार करके हमने एक उससे कंक्लूजन्स निकाले। We try to identify what is the real picture or the realistic story of the society. तो ये किसके जैसा है? ये बाद में हम इसके बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। ये है ग्राउंडेड थ्योरी के जैसे। This example and this point is like grounded theory. We will talk about it when it is coming. So इसीलिए फीमेल के केस में जैसे there was a researcher, रिसर्चर का नाम था, what was her name? मैरिया मिस। उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने सेक्सुअल विक्टिम्स को, फीमेल को उन्होंने रिसर्च किया। शी फाउंड कि वो भाई इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज वो इसलिए खुल के नहीं बोल पाते, इसलिए नहीं कि बोलना नहीं चाहते, कभी मौका नहीं दिया गया, कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनको कोई अंडरस्टैंड करने वाला भी नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंटली विक्टिम्स वर थिंकिंग इन देयर ओन कि भाई हम ही गलत हैं, हमने ही सारी गलती की है। तो उन्होंने रिसर्च करके प्रूफ किया, नो दिस इज नॉट लाइक दैट। जो भी वायलेंस हुआ है बाय मेल अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे ये मी मूवमेंट, दैट इज आल्सो मी टू मूवमेंट इज देयर। ऐसा करके जो चीजें हुई, पर ये नहीं है कि बिल्कुल ही इट हैज टू बी सीन फ्रॉम नॉन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। तो चीजों को क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखे जाने की जरूरत है। अब पायलट स्टडीज क्या होती है? पायलट स्टडीज एक पॉइंट होता है पायलट स्टडीज, यानी कि बिफोर लॉन्चिंग माय फुल स्केल रिसर्च आई विल बी डूइंग ए काइंड ऑफ a small survey, a small sample I'll be taking up. This small sample will be kind of a preliminary study. Pilot studies, जैसे पीटी एग्जाम होता है, वो पायलट स्टडी है। वो भाई पीटी में जो निकलेगा वो मेंस दे देगा। पायलट स्टडी होगी, चलो ये 12,000 ले लिए, 10,000 ले लिए। सो क्वेश्चन में बी टेस्टेड बिफोर फुल स्केल इंटरव्यूज। पीटी में भी ऐसा ही होता है, क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप प्रूव करते हो तो आप मेंस लिखते हो। सो टेस्टिंग यानी कि पायलट स्टडीज में क्या होगा, on the same pattern what you're going to do on a very large and a comprehensive scale, you are going to do on a very small scale in the pilot studies. You are going to put up those questions, those samplings, and a kind of a representative element will be there in pilot studies. यानी आपकी रैपो बन जाएगी रिस्पोंडेंट्स के साथ, आपके रिसर्च स्किल डेवलप हो जाएंगे। ये हो गया आपका पायलट स्टडी का। तो इसीलिए इससे इंपॉर्टेंट क्या होता है,
सोशल सर्वेज आपने वर्ड सुना भी होगा, होता ही है, जैसे अभी हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, या सर्वे होते रहते हैं, इंडस्ट्रीज का सर्वे, एग्रीकल्चर का सर्वे, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वेज। तो सर्वेज में क्या होता है कि रिसर्च प्रोजेक्ट है, सर्वे इज अ रिसर्च प्रोजेक्ट इन विच स्टैंडर्डाइज्ड डेटा विल बी कलेक्टेड। क्या कह सकते हैं हम, स्टैंडर्डाइज्ड डेटा अबाउट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि सर्वे है ये, लेकिन वही बात है, इसके पैसे कहां से आएंगे, इसकी चीजें कहां से आएंगी, ये चीजें, दैट्स अ डिफरेंट एलिमेंट। इस सर्वे में क्या हुआ, इस सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हर चीज किस फॉर्म में होगी, हर चीज आपकी स्टैटिस्टिकल फॉर्म में होगी। जैसे स्टैटिस्टिकल फॉर्म में क्या हुआ, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, यू नो, ये सारा का सारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। इससे आपको पता लगेगा गांव में कितने हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने, हाउ मेनी डायग्नोस्टिक सेंटर, हाउ मेनी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, हाउ मेनी आंगनवाड़ी वर्कर्स आर देयर, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कमिंग टू आंगनवाड़ी। तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स में आ गया। तो मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ कलेक्टिंग सच डाटा इज थ्रू क्वेश्चनेयर्स। तो कई बार सर्वे करने वाले आते हैं, उनके पास क्वेश्चंस होते हैं, भाई आप बताओ, इसका आंसर दो, आप इसका आंसर दो, घर घर का सर्वे होता है। तो what we can say that in the social survey methodology which is so detailed, there will be also two types। एक तो मान लीजिए आप कहते हैं आप, एक तो हो गया आपका फैक्चुअल सर्वे, फैक्ट विल बी नोटेड। दूसरा हो गया आपका एटीट्यूड सर्वे। एटीट्यूड सर्वे, उसके अंदर क्या होगा, एटीट्यूड सर्वे में you will be talking about explanations, explanatory elements will be there। एटीट्यूड सर्वे, फैक्चुअल सर्वे। एटीट्यूड सर्वे जैसे एग्जांपल ओपिनियन पोल, फैक्चुअल में गाड़ी है नहीं है, ओपिनियन पोल में तो डिटेल में होता है। सो एक्सप्लेनेटरी सर्वेज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, एक तरीके से आप कह लीजिए, उसके अंदर क्योंकि एक्सप्लेनेटरी एलिमेंट्स हैं, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए किसने काम किया था, एक्रॉयड एंड ह्यूजेस, आई मे बी करेक्ट इन स्पेलिंग, एक्रॉयड एंड ह्यूजेस, उन्होंने काम किया था। सो इसमें भी हमने बोला ना एटीट्यूड और फैक्चुअल दो डिविजन्स हो गए। देन वी आर सेइंग वन इज मोर डिटेल्ड, अदर इज लेस डिटेल्ड। तो क्वेश्चनियर्स में तो जैसे हमने कहा क्या होगा, भाई ये तो सर्वे हो गया, अभी हमने पायलट स्टडी बोला, क्वेश्चनियर्स में क्या होगा, सिंपली क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चनियर्स उसमें सिंपली क्वेश्चंस होंगे, सैंपल क्वेश्चंस होंगे, प्री सेट क्वेश्चंस होंगे बेसिकली। अब क्वेश्चनियर्स कैसे हो सकते हैं, क्वेश्चनियर्स के टाइप क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। भाई आप गए, मोदी जी इंटरव्यू आए, तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, पहले ही क्वेश्चन उनको भेज दिए गए, भाई ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके क्वेश्चंस हैं, खत्म बात। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तो गोल्डथ्रॉप ने बोला, उसका ड्रॉबैक है, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, यू आर ऑलरेडी प्री कंसीव्ड, यू आर ऑलरेडी डिटरमाइंड। उसके अंदर किसका बायस है, इंटरव्यूअर का बायस है। अक्षय कुमार जी हैं, पहुंच गए इंटरव्यू लेने, पहले से क्वेश्चन उसके पास भी, पहले से उसके पास भी क्वेश्चन, तो उन्होंने बोला इट्स ऑलरेडी हैविंग, इट इज हैविंग अ बायस, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज हैविंग अ बायस, पहले से सारा का सारा प्री प्लान्ड है। लेकिन आप इसके अलावा क्या कर सकते हो, पोस्टल इंटरव्यू कर सकते हो, लेकिन उसमें भी है डिले, किसने दिया, डिले से पहुंचा, या फिर जो है वो कहीं पहुंच ही ना पाया, यू आर ऑलरेडी नॉट अवेयर ऑफ कि कौन कौन है वहां पे, कौन आंसर देगा। एक हो सकता है आपके लोकल क्लब हाउस जो होता है आपका, लोकल क्लब मीटिंग चौपाल, वहां पे हो सकता है, वहां पर आपके नोन पीपल होंगे, उसका प्लस भी है माइनस भी है। एक हो गया आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू, आजकल कंपनीज करती हैं इंटरनेट सर्वे, जैसे ही आप कुछ भी करते हो रेटिंग दे देना, फीडबैक दे देना, जोमेटो वाला आ जाता है, भैया दे दे 10 में से 10 रेटिंग देते। सो दीज आर ऑल क्रिएटिंग डेटा, द डेटा विल बी यूज्ड फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग द मूड एंड द एटीट्यूड एंड ओपिनियंस ऑफ द मासेस एंड पब्लिक। अब लेकिन मुझे इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट सच क्वेश्चनियर, आई नीड operationalizing concepts, I need operationalizing concepts, only by these concepts, इन concepts के दम के ऊपर मैं questions बनाऊंगा, I'll be creating questions, but the point is अगर मेरे वो concept से limited है, यानी जो abstract concepts है मुझे उसी की कम जानकारी है, I don't know my sample very well, I don't know my population very well, तो concrete question भी उसी हिसाब से limited बनेंगे, कंक्रीट क्वेश्चन उतने ही अच्छे बनेंगे जितने अच्छे ऑपरेशनलाइजिंग कॉन्सेप्ट होंगे। तो यानी मैं उसमें क्या लूंगा, उसमें मैं लूंगा बिलीफ, उसमें मैं दूंगा आपका एटीट्यूड, देन आई विल बी टेकिंग अप एक्सपीरियंस,
ये सारी चीजें मैं नोट करूंगा और उन बेसिस के ऊपर आई विल बी क्रिएटिंग काइंड ऑफ डेफिनेशन, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाऊंगा। मैं कॉन्सेप्ट्स को आई विल ब्रेक द कॉन्सेप्ट्स, मैंने एक डेफिनेशन बनाई, आई विल ब्रेक द कॉन्सेप्ट्स। मैं किस पे कॉन्सेप्ट्स को मैंने ब्रेक किया? कंपोनेंट्स में। मैंने कंपोनेंट्स में ब्रेक किया। कंपोनेंट्स के बाद मैंने उसमें इंडिकेटर लिए, आई विल बी टेकिंग अप इंडिकेटर्स कि भाई ये इंडिकेटर्स हैं, दीज आर द इंडिकेटर्स। उन इंडिकेटर्स के ऊपर मैं सेलेक्ट करूंगा फर्दर कि ईच इंडिकेटर में कितने सीरीज ऑफ क्वेश्चन होंगे। ये इंडिकेटर ले लिया, उसके में मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चन रेडी करूंगा कि भाई एक इंडिकेटर में इतना और इतने इंडिकेटर से मैं क्वेश्चंस को जोड़ूंगा कि भाई ईच इंडिकेटर हैविंग सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, तो मेरे इंडिकेटर में इतने क्वेश्चन होने चाहिए, ये वो दिखाएंगे। यानी कि मैंने कैटेगरी आइडेंटिफाई की, पहले नंबर ऑफ कैटेगरीज मैंने आइडेंटिफाई की, उसी के ऊपर मैं आंसर्स बोलूंगा कि भाई इतने कैटेगरी बनाऊंगा, इतने क्वेश्चन पूछूंगा, इतने आंसर होंगे। अब उसमें भी मेरे पास दो टाइप है। एक मैंने बोला ओपन एंडेड, भाई आप अपने हिसाब से, एक हो गया क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड के अंदर मेरे को और क्लियर होना चाहिए, आई शुड बी वेरी क्लियर दैट आई एम आस्किंग, आई रियली नो व्हाट आई वांट टू आस्क फ्रॉम देम, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग ए क्लोज एंडेड क्वेश्चन। हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, लेकिन मेरे क्लोज एंडेड क्वेश्चन से वो मैं पूछ ही ना पाया हूं। ओपन एंडेड में हो सकता है कि पर्सन इज लाइंग, खाना बहुत सड़ा हुआ लेकिन वो कह रहा है वंडरफुल वंडरफुल मसाले, देयर इज अ डिलेमा ओवर हियर। सो यानी कि क्वेश्चनर में क्या मुझे मिला? प्रैक्टिकल है भाई, लार्ज एरिया को कवर कर सकता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर हो सकता है, लिटिल पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे देने की जरूरत है, कॉस्ट भी लेस है, इजीली क्वांटिफाई भी हो जाएगा, एनालाइज भी हो जाएगा। लेकिन कुछ के लिए जो कुछ रिसर्चर्स हैं, सोशियोलॉजिकल रिसर्चर, क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स हैं जो, उनके लिए थियोरेटिकल डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, दे विल मिस आउट ऑन दैट। They will say कि भाई theoretical research advantages are more important than the practical ones, because interview is a practical thing, I am giving the practical output, so that is why they will like more theoretical part, here they are not getting it. So I agree, more reliable है, more precise है, more order है, and it is responding also to the same stimuli, लेकिन only when the data is quantified, जब ये डेटा क्वांटिफाइड हो जाता है by means of certain रिलेटेबल मेजर्स, रिलायबल मेजर्स, तो फिर उसके बाद जो है हम उस मेजर से हम यू कैन से दैट इट कैन बी डायरेक्टली कंपेयर्ड आल्सो, और इससे एक नई थ्योरी भी रेडी हो जाएगी। यानी बार बार होना चाहिए, ये should be repeated, then only a system will be, you can say, responsible or responsive. फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, भाई आज तक सारे इलेक्शन टाइम से हुए, कितना डेटा है उनके पास, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा डेटा नहीं लिया पहले फीमेल आती है सुबह सुबह 7 बजे, 7 से 9 के बीच में क्या हुआ, लेकिन अब होने लग गया कि दैट बिटवीन दिस टाइम पीरियड इतनी वोटिंग हुई, इतने टाइम पीरियड फ्रॉम 9 to 12 दिस मच ऑफ वोटिंग टुक प्लेस, सो डेटा इज बीइंग कलेक्टेड। सो यू कैन से दैट फॉर डिफरेंट सोशियोलॉजिकल रिसर्चर्स this questionnaire format will have different kind of implication। जैसे पॉजिटिविस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम, उन्हें तो मिल गया, दे विल गेट रिलायबल डेटा, क्योंकि उन्हें स्टैटिस्टिक्स मिल गए, उन्हें स्टैटिस्टिक्स चाहिए, दे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर, डायरेक्ट क्वेश्चन एनालाइज हो गया, एक न्यू थ्योरी आ गई, एक न्यू हाइपोथेसिस आ गई, वेदर क्वेश्चन आर यूज्ड इंडक्टिवली और डिडक्टिवली, यानी पहले क्वेश्चन के हिसाब से कर लिया, या फिर पहले थ्योरी आपने कोई पॉइंट बनाया फिर क्वेश्चंस के हिसाब से कर लिया, दोनों चीजों के हिसाब से फॉर देम इट इज गुड। रिलेशनशिप हो गया, उन्होंने एक कॉजल रिलेशनशिप भी निकाल ली कि भाई कॉजल रिलेशनशिप यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ भाई इसके कारण से ये कॉज है। फिर हमने एक मल्टीवेरिएट एनालिसिस किया था, वो यहाँ पे यूज, वो दैट पॉजिटिविस्ट कैन यूज इट, दे कैन लिंक विद इट कि यस दिस इज हैपन। सो सोशल सर्वेज जो है दे आर मोर जस्टिफाइड, इस तरीके से कहा जाए तो सोशल सर्वेज विल बी मोर जस्टिफाइड, दे विल बी मोर ब्रॉडर, दे विल बी मोर जनरलाइजिंग, दे विल बी ब्रिंगिंग ए लार्जर पॉपुलेशन। इसका मतलब इन डेप्थ जो है सर्वे की जगह, स्मॉल सर्वे की जगह, जो एक तरीके से बिग सोशल सर्वे जैसे क्वेश्चनर के फॉर्म में हो रहा है, तो उसके अपने प्लस हैं और उसके अपने माइनस हैं, यानी दोनों चीजें साथ में हो रही है, दोनों चीजें देखी जा रही है कि भाई वो कैसे होंगी, बिकॉज एज वी सेड कि इसके अंदर तो भाई प्लस और माइनस भी है, क्योंकि डिसएडवांटेज हो गया, अब क्वेश्चनर में भी डिसएडवांटेज हो जाएंगे दुनिया भर के। कैसे? इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो बोलेंगे ना क्वेश्चन से बाल की खाल नहीं निकली, जो इंटरप्रिटेशन चाहिए थी दैट इज नॉट कमिंग आउट। वेरिड व्यूज हैं। वेबर की मेथड, और वेबर ने क्या कहा, वेबर
methodology. He said that data can only be one. Data एक ही होना चाहिए. Data can be one, can only be one. And the types of data required in sociological research. यानी कि only data एक ही होना चाहिए. Data. One का मतलब है that here he wants to say that interpretation should not be multiple coming up. We said concept का एक specific meaning है, और meaning क्या माना जाएगा? जो research में फायदा करेगा. Interactionist sociologist जो interaction पे ही believe करते हैं कि without interaction कुछ हो ही नहीं सकता, उन्होंने बोला नहीं भाई नहीं, स्टैटिस्टिकल डेटा से, स्टैट से सब कुछ नहीं पता चलने वाला. स्टैट तो सिर्फ एक्सटर्नल रियलिटी बता रहे हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर का एक्सटर्नल पार्ट बता रहे हैं. फिनोमिनोलॉजिस्ट ने क्या बोला? फिनोमिनोलॉजिस्ट्स उन्होंने क्या बोला? दे सेड भाई फिनोमेना तो पता ही नहीं चल रहा है, स्टैट अधूरा है. स्टैट से जो है आपको पूरी आर्टिफिशियल क्रिएट कर दिया भाई आपने, जो था वो नहीं था. तो यानी कि इन रिलायबिलिटी के बावजूद, क्वेश्चनर डेटा की जो रिलायबिलिटी है उसके बावजूद, इट लैक्स वैलिडिटी. उनका कहना है वैलिडिटी नहीं है. यानी कि अब उनका क्या कहना है फिनोमिनोलॉजिस्ट का? भाई हमने एक क्वेश्चन रखा, मजे में हो, मजा कर रहे हो, बिहारियों से पूछा, भड़क गए, मजा बोला, मजा, हम मजा कर रहे हैं. मध्य प्रदेश को बोला मजा, उनके लिए मजे का मतलब दूसरा है. साउथ इंडियन के लिए मजे का मतलब दूसरा. भाई वर्ड तो मजा ही था. So when there is a society, and as well as there are different kind of societies, so sociologists seek information about different kind of societies, different kind of things which are operating at the same time. Different people are there, different vocabulary are there, different languages are there, different verbs are there. Within the same language, things are changing. So how we can agree with that? Research presume that everything is on the same platform. ऐसा नहीं हो सकता. तो इसीलिए abstract है. Abstract. The concept is abstract. एब्स्ट्रैक्ट को आपको कॉन्सेप्टिफिकेशन में लेके आना है, एब्स्ट्रैक्ट को आपको क्वांटिफिकेशन में लेके आना है. तो सोशियोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे, दे विल कंस्ट्रक्ट दोस कैटेगरीज and they will be using the logic, and that is how they will be arriving at a solution that finally it should be there or not. तो इसीलिए उन्होंने क्या, जैसे ब्लाउनर, there was a gentleman Blauner, BLAUNER, उन्होंने बोला एक तरीके से, अगर मैं वर्ड यूज करूं, एलियनेशन, कि भाई क्यों हुआ एलियनेशन वर्कर्स का, आपको देखना पड़ेगा वर्कर्स का, वो टूल है एक तरीके से वो. पर उन्होंने जब रिसर्च की तो रिसर्च में पता लग रहा है, जब रिसर्च हो रही है तो ही फाउंड कि 70% वर्कर्स आर हैप्पी. पर ऐसा तो वर्कर नहीं है हैप्पी, रिसर्च तो क्वेश्चनर तो कह रहा है. तो यानी जो इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है दैट मे नॉट बी एक्चुअली रिफ्लेक्टेड विद द सोशल रियलिटी. दैट इज व्हाट फिनोमिनोलॉजिस्ट आर सेइंग. सो इंस्ट्रूमेंट जो है ऑब्जर्वर के हाथ में, जो मेरे हाथ में, अगर मैं रिसर्चर हूं, दे क्रिएट द ऑर्डर विच आई वांट. यू नो, the tools will create the same kind of order which is supposed to reveal. मैं क्वेश्चनरी ऐसा बनाऊंगा, मारुति के वर्कर्स हैं 70% वर्कर्स, 80% वर्कर्स आर हैप्पी, वो आएगा निकल के पूरा पूरा क्वेश्चन ही उस टाइप के होंगे. ये एक बात आ गई, तो इसीलिए इट इज नॉट ट्रू. दूसरा, रिस्पोंडेंट्स जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर देते हैं, फिर आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? रिस्पोंडेंट्स कहेंगे हाँ सर बहुत अच्छा, सर बहुत बढ़िया है, सर सब कुछ बढ़िया है. सर नहीं है भाई बढ़िया. तो फिर डिस्टेंस है, देयर इज अ डिस्टेंस मेंटेन, देयर इज अ गैप बिटवीन द रिसर्चर एंड द सब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन है बीच के अंदर. सो इंटरैक्शनिस्ट और फिनोमिनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट, ये हैप्पी नहीं है. दे से दैट नहीं भाई इससे काम नहीं बनने वाला. ओके, आप जब कोडिंग ओपन कर दोगे, आप कोडिंग का मतलब है जब आपने, इट इज कोडिंग इज ओपन एंडेड, यानी आपके सैंपल के अंदर आपने कोडिंग यानी व्हाटएवर वैल्यूज, व्हाटएवर आइडियाज यू आर पुटिंग, आपने उसको ओपन एंडेड कर दिया, तो मेरा ऑर्डर एम्प्लाई हो जाएगा. Because I am the one who is doing. मेरा हर बात का एक मतलब है. My sample and my indicators and my elements are having certain meaning. वो open ended है. They will be only bringing out the same meaning. तो conclusion क्या है कि space है भाई. Sociology के अंदर, survey research के अंदर भी बहुत सारा space है. Quantitative के अपने फायदे हैं. It has its own uses. Quantitative, जैसे अब quantitative का फायदा है, जैसे quantitative survey की अगर हम बात करें तो क्या फायदा है? जैसे scholarship मिली गर्ल्स को. So we know कितनी गर्ल्स को scholarship मिली, कितनी गर्ल्स ने साइकिल खरीदी, कितनी गर्ल्स 10th तक पढ़ रही हैं, टोटल कितनी गर्ल्स हैं, तो हमें सेटिस्फेक्शन आएगा. हाँ भाई, थिंग्स आर चेंजिंग, गर्ल्स स्कॉलरशिप का फायदा हो रहा है. यू नो, तो ली हार्वे ने क्या बोला? ली हार्वे सेड दैट क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉल्स इन द ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिकल रिसर्च. एक तरीके से यानी कि वो भी ट्रेडिशनल उसके अंदर ही आ जाता है. ऐसा नहीं है कि भाई ये ब्रॉडर फॉर्मेट में नहीं आएगा. ओके, in the tradition of what I said, critical research. यानी कि critical
जो थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर वो भी आ जाता है, बट ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस। तो स्टैटिस्टिकल डेटा तो क्वेश्चन से ही निकलता है, क्वेश्चन है आपके पास, आपने उससे डेटा डिराइव कर लिया, डेटा डिराइव किया, उससे आपने कॉजल रिलेशनशिप शो कर दिया, भाई ये कॉज है इसका, ये कॉज है। लेकिन क्वालिटेटिव वाले ने बोला भाई ऐसे नहीं होगा। आपने मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा से क्वेश्चन निकाले, क्वेश्चन निकालने के बाद आपने कॉजल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया। तो जो क्वालिटेटिव है दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। वे से कि भाई डेटा का तो एक स्ट्रक्चर होता है, डेटा पे जो स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है वो may not be giving the total reality of the social structure. How we can agree with that? Social mobility, social hierarchy, social classes, it may not be able to bring completely. So there is a debate. There is a debate. कोई ऐसा extremity नहीं है कि एक ही चीज सही है, but then quantitative and qualitative both are having their own advantages. They both are having their own things. अब अगर हम मान लो इंटरव्यूज की बात करें, which is also a type of very important research method. इंटरव्यूज हुए भाई, एक हुआ स्ट्रक्चर्ड, एज आई सेड, अभी मैंने बोला था स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, क्वेश्चन पूरे के पूरे पक्का है, आंसर भी पक्का है, मन की बात है, कोई डेविएशन नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं हो सकता, मोनोलॉग की तरह चलेगा, आप बोलोगे वो बोलेंगे, बात खत्म, पहले से ही सारी चीज सही है। एक हो गया अनस्ट्रक्चर्ड, जैसे हम बोलते हैं कॉफी विद करण, भाई अनस्ट्रक्चर्ड है, कि कुछ भी बता दिया, अरे भाई वो अंदर की बात निकल गई, हो सकता है वो भी स्ट्रक्चर्ड ही होगा पीछे से, तो खैर because they are obviously actors so they portray like that, पर एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होगा, कन्वर्सेशन आएगी, जैसे बहुत बार टीवी इंटरव्यूज में होता है, आजकल खैर टीवी के डिबेट तो सारे के सारे अभी हम बात करेंगे वो कहाँ आ सकते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर भी अनस्ट्रक्चर्ड फाउंड टू बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर इनरिच्ड, जैसे मेजोरी डिवॉल्ट ने क्या बोला, that unstructured ones are very important. Anne Oakley, again same female, same researcher, उसने भी बहुत सारा रोल प्ले किया, दोस्त बनी, जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके पास गई, उनके साथ समय बिताया, रात को उन्हीं के साथ सो गए, उनके घरों में दोस्ती कर ली, जाके उनके साथ रहने लगे, उनका काम कराया, तो खुल के बातें करने लगी, खुल के, क्योंकि नॉन डायरेक्टिव था शुरू में, तो क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड में तो नॉन डायरेक्टिव है ना, यू आर नॉट गिविंग डायरेक्शन टू द पर्सन, आप बात कर रहे हो, बात से बात निकल रही है, आप मौका दे रहे हो पूरा, जैसे आजकल टीवी में होता है बहुत जगह, वी फाइंड दैट देयर आर सर्टेन इंटरव्यूज वेयर अ पर्सन इज टेकिंग वॉक, you are giving answers, other person is asking questions, so it may be purposeful, it may be directed, but it may be unstructured also at the same time. So it is more but it is more you can say more involvement based, but then some say that the interview must be very aggressive, मतलब जैसे आपके इंडिया नेशन वांट्स द आंसर टाइप, आप कह सकते हो कि मोर एग्रेसिव हो सकते हैं, मोर इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, ये एक कन्वर्सेशन की टैक्टिक है, सो दैट व्हाटएवर आंसर यू आर गिविंग, आई एम गोइंग टू क्रॉस क्वेश्चन इट अगेन, देन आई एम गोइंग टू ब्रिंग आउट द रियल आंसर आउट ऑफ इट। बट देन इंटरव्यू डिमांड, देयर मस्ट बी एम्पैथी, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, देयर मस्ट बी एम्पैथी फॉर देम, you must have the sensitivity towards it, you must have the humbleness and the regard for it। तो इसीलिए इंडिविजुअल इंटरव्यू भी हो सकते हैं, ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकते हैं। Group interviews are very important in that sense, because वो आपको एक ब्रॉडर पिक्चर प्रोवाइड करते हैं, जैसे पॉल विलीज ने किया, पॉल विलीज ने केस स्टडी की इसके ऊपर, मतलब रिसर्च की, बेसिकली उन्हीं के नाम से एक क्लासिकल केस स्टडीज हैं ये। और ऐसे ही एक हॉल्स्टिन थे, हॉल्स्टिन एंड गौब्रियम, उन्होंने किया, उन्होंने डाइवर्स कैटेगरीज तैयार कर दी, उन्होंने देखा सेंटिमेंट्स इमर्ज होके आते हैं, participants they try to reconstruct things, participants viewpoints are important, they are responding, everybody is not giving the same kind of answer, तो क्या हो गया, मल्टी वोकैलिटी, यानी सब वोकल हैं लेकिन मल्टीपल हैं, जैसे आप हो, आप सब लोग हो, so everybody will have their own opinion, everybody will have their own way, everybody is studying in their own way। तो ये इंटरेक्शनिस्ट हो गया, इंटरप्रिटेशनिस्ट हो गया और क्रिटिकल सोशियोलॉजिस्ट हो गया, ये सारा तीनों लोगों का मानना है एक्टिव प्रोसेस होता है और इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। तो फोकस ग्रुप टाइप में क्या होगा, अगर फोकस ग्रुप है मान लो कोई, एंड देन आई एम यूजिंग द ग्रुप इंटरव्यू मेथड, देन आई एम गोइंग टू हैव इन डेप्थ डेटा,
ऑन पब्लिक ओपिनियन। जो डेटा मैंने फोकस ग्रुप का डेटा ले लिया और डेटा लेने के बाद मैंने उसको यूज किया फॉर एग्जांपल इन ओपिनियन पोल्स। ओपिनियन पोल्स में मैं उसको यूज कर दूंगा। लेकिन अब इसमें भी आता है डाउट कि भाई जो इंटरव्यूज हैं क्या वो नेचुरल सोशल सेटिंग में हो रहे हैं, क्या वो रियल सोशल सेटिंग है, क्या वो रियली में नेचुरली एग्रेसिव है कि पैसिव है। सो दीज आर द natural barriers with it. They are, the question is that the interviews are not able to create natural situations. Interviews are not able to create natural, आदमी कॉन्शियस हो जाता है, आदमी कॉन्शियस हो जाता है, स्ट्रक्चर्ड वही चीज देता है जो देनी है, नहीं तो असली चीज तो नहीं बताता। सो बट एडवांटेज क्या है कि एक तरीके से कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड चीजों के बीच में एंड कंप्लीटली नॉन स्ट्रक्चर्ड यानी इन डेप्थ आप कह लो। स्ट्रक्चर्ड में क्या आ गया हमारा क्वेश्चनर जो हमने अभी एग्जांपल दिया वो आ गया आपका क्वेश्चनर्स में, और बहुत इन डेप्थ जो होते हैं जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अभी हम बात करेंगे उसके बीच में आ जाता है, इट कम्स इन बिटवीन। यानी कौन सपोर्ट करेगा इंटरव्यूज को? दोज हु आर मोर बिलीवर इन क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्योंकि कोडिंग हो गई, क्वेश्चन है भाई, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन है, कोडिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, मुझे पता कुछ करना है तो उसकी कोडिंग हो गई एक तरीके से। I know that such kind of answer will be giving me such kind of idea, तो वो हो गया। लेकिन जो क्वालिटेटिव है उनके लिए फायदा क्या हो गया? इट इज बेटर देन द क्वेश्चनर्स, इट इज बेटर देन द क्वेश्चनर मेथड, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इन डेप्थ, प्रैक्टिकल मेथड है, फ्लेक्सिबल है, इंटरेक्शन है, मोटिव पता लगते हैं, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन निकल के आती है। जैसे मेंटल इलनेस, आपने हॉस्पिटल में गए, आपने सर्वे किया, बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, may not be in a structured way. Liang, there is a famous researcher Liang and Ersterson, इन दोनों ने स्टडी की मेंटल इलनेस की, तो वो चीज निकल के, पर डिसएडवांटेजेस भी हैं इंटरव्यू के, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे अभी हमने बोला कि यस ये चीज है, बट देयर आर डिसएडवांटेजेस आल्सो। क्या है डिसएडवांटेजेस? दैट इट इज गोइंग टू गिव मैसिव इंफॉर्मेशन, पर मैसिव इंफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी बात है, it cannot be validated completely, it cannot be completely reliable, क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप उसको, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता, रियल नहीं हो सकता। बट क्या जरूरी है? क्वेश्चन इज कि क्या जरूरी है कि इंटरव्यूज आर गोइंग टू कैप्चर योर डेली लाइफ, इंटरव्यूज आर गोइंग टू कैप्चर दोस कंडीशंस, इंटरव्यूज आर गोइंग टू कैप्चर योर डेली इमोशंस, योर ओपिनियंस, योर बिलीव्स, योर वैल्यूज, ऑल दोज आर कैप्चर्ड? कोई जरूरी नहीं है। नॉलेज बेस तो है, जिसका हम ले रहे हैं उसकी नॉलेज बेस से कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, लेकिन क्या जरूरी है that whatever we are studying, it is expressed as the part of their natural habit only. उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल इकोसिस्टम में आर दे कमिंग अप विद द रियल आइडियाज? ये एक क्वेश्चनेबल पॉइंट है, ये हम नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे इसका एक एग्जांपल है, जैसे एक स्टडी की गई, चिल्ड्रन, ब्लैक चिल्ड्रन और साथ में उनका टॉय जेट। भाई रिसर्चर, ब्लैक चिल्ड्रन थे, रिसर्चर गया, रिसर्चर ने रिसर्च किया, इंटरव्यू की तरह कुछ किया, और बायस था, इंटरव्यूअर का बायस था, ही वाज बायस्ड। बच्चों को लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, इंटरेक्शन सिचुएशन बहुत पुअर है इनकी। लेकिन फिर एक ब्लैक इंटरव्यूअर भेजा गया, ही सिट डाउन विद द चिल्ड्रन, साथ बैठ गया, खेलने लग गया, हंसने लग गया, एंड इन समटाइम्स सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट हो गई सिचुएशन। Children were perfect, but they were having that bias. बच्चों को biasness दिखी जो पहले इंटरव्यू ले रहा था। So conclusion ये है कि पॉजिटिविस्ट के लिए वैलिडिटी, फेयरनेस और डेटा होनी चाहिए स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू के केस में। सिंबॉलिक जो इंटरेक्शनिस्ट हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, दे वुड लाइक कि चीजें और ज्यादा ब्रॉड हो, क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है उनके लिए रिसर्च इंटरव्यू और बाकी फॉर्म के उसमें। उनके लिए तो डेटा इज वैलिड, जब भी वैलिड होगा डेटा व्हेन देयर इज अ डीप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब उन्हें लगेगा कि आप सच बोल रहे हो भाई, इंटरैक्शन के दम पे आपको उनका मिल गया, तो तभी वो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ऐसे ही इथनो मेथोडोलॉजिस्ट, वो क्या कहते हैं? व्हाट इज इथनो मेथोडोलॉजी? स्टडी ऑफ लाइफ। उनका कहना है कि इंटरैक्शंस रिपोर्ट नहीं करते हैं भाई, वो एक्सटर्नल रियलिटी नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ वो दिखाते हैं इंटरव्यू जो आपके अंदर से चल रहा है, जो व्हाट इंटरव्यू इज डिस्प्लेइंग इज योर रियल इनसाइड, ओके। बट ऑन इंटरनल रियलिटी जो कंस्ट्रक्टेड हुई है वो अपीयरेंस की तरह है। वो कहेंगे कि भाई जो आपके अंदर है ना चीज, वो कुछ और ही है,
इंटरव्यू कुछ और दिखाएगा, इंटरव्यू कुछ और दिखा रहा है, बट व्हाट द इंटरव्यू, जो पर्सन का इंटरव्यू हो रहा है, वट एवर दैट पर्सन इज डिस्प्लेइंग, वो कुछ और है। उनका कहना असली बात तो छुप गई। यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज इंपॉर्टेंट रादर देन द सोर्स ऑफ डेटा। यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ना कि सोर्स ऑफ डेटा। मैं सोर्स ऑफ डेटा नहीं हूं, मैं सोर्स आपको, मैं इंटरव्यू दे रहा हूं तो मैं वो इंपॉर्टेंट ये नहीं हुआ जो मैंने बोला, इंटरव्यू हो गया कि मैं खुद ही हो गया, अच्छा मैंने ऐसा क्यों कहा, अच्छा ऐसा क्यों निकला। तो ये एथनोमेथोडोलॉजिस्ट का है, उनका मानना है कि नहीं, द थिंग्स आर डिफरेंट। तो इसीलिए इन डेप्थ की बात आ जाती है कि और इन डेप्थ होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या बोला, पार्टिसिपेंट, ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेंट, ये हमने दो बातें बोली। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेंट? ऑब्जर्वेशन में पार्ट ऑफ द रिसर्च, यानी कि पार्ट है सोशल रिसर्च का, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये पार्ट है सोशल रिसर्च का। नॉट कन्फाइंड टू पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी, ऑब्जर्वेशन है भाई, कैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो आप। पॉजिटिविस्ट ने खुद ही बोला है कि आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जेक्टिफाई करो, उसको वैलिडिटी से प्रूव करो और आपकी मान ली जाएगी बात। यस, उससे एक नई थ्योरी भी निकल के आएगी। दे से दैट। जबकि क्वालिटेटिव और इंटरेक्शन बेस्ड वाले सोशियोलॉजिस्ट और जो इथनो मेथोडोलॉजिस्ट हैं, इवन जैसे इथनो मेथोडोलॉजिस्ट में क्या हुआ, जैसे मैक्सवेल एटकिंसन, उनका मानना है चीजें ज्यादा डीप हैं, चीजें ज्यादा ब्रॉड हैं। एथनोमेथोडोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि जैसे सुसाइड स्टडी उन्होंने की, उन्होंने जैसे डर्कहाइम ने की थी, ही मैक्सवेल एटकिंसन आल्सो डिड दैट। सो दे फाउंड दैट ऑब्जर्व्ड प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे ऑब्जर्व द होल प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो ऑब्जर्वेंट पार्टिसिपेशन का एग्जांपल हो गया, खुद ऑब्जर्व भी हो रहे हो आप और पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, ऑब्जर्व भी कर रहे हो, पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है वेयर ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेट इन मॉडल कैन नॉट वर्क। अब यंग कपल्स हैं, उनके बेडरूम में तो आपको जाने नहीं देगा कोई, या खुद मतलब जाने दे सकते हैं मे बी, आई डोंट नो, लेकिन मुश्किल है बहुत ज्यादा। फिर जहाँ पे कहीं पे फ्यूनरल है या जहाँ भी प्राइवेट मूवमेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, या पावर कपल्स हैं जैसे आपके अंबानी जी हैं, भाई क्या खाना खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, कौन उनकी स्टडी करने देगा। आप उनके नौकर बन जाइए, आप डिस्गाइज फॉर्म में सोशल रिसर्चर हो, नौकर बन के रह लो 6 महीने साल भर, फिर आप अपने नोटिंग्स रखो डेली जो भी आपको अनबायस तरीके से ऑब्जर्व होके होता है, और जो भी आप उसको, जो आप पर्पसफुल अपने रिसर्च के थ्रू जानना चाहते हैं, यू आर नॉट पुटिंग ए प्रेशर ऑन देम एंड दे आर कमिंग अप विद द रियल आंसर्स। तो उस आंसर्स को आपने फटाफट से नोट कर लिया, और उस आंसर को नोट करने के बाद आपने फटाफट नोट करने का मतलब भी अभी हम बात करेंगे हाउ रिसर्चर्स बिलीव दैट व्हाट इज द बेस्ट वे, लेकिन वो तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए हैरग्रीव्स ने क्या की, हैरग्रीव्स HARGREAVES टीचर्स की स्टडी की। कुछ टीचर ने तो असली रूप बता दिए, कुछ ने नहीं बताए, कुछ ने के तो आप असली पॉइंट्स निकल के आ गए, कुछ के नहीं निकल के गए। तो रिसर्चर्स एज ए पैसिव आउटसाइडर हो सकता है या ऑब्जर्वर हो सकता है, लेकिन जब उसे जरूरत पड़े तो वो घुस जाएगा उसके अंदर। जब तक वो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्वर है, लेकिन जब वो घुस गया तो वो हो गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, जैसा कि मैंने एथनोग्राफी के केस में कहा। तो एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफी, एज आई जस्ट सेड, एथनोग्राफी इज स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ को स्टडी करना है, लाइफ में घुसना पड़ेगा। यू आर ए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर ऑल्सो, वे ऑफ लाइफ है ये। जैसे उसके अंदर मेलिनोव्स्की का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। मेलिनोव्स्की ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। ही वेंट ऑन टू स्टडी ऑफ सर्टेन आइलैंड्स, आई कांट रिकॉल द नेम, जैसे ट्रॉबीलैंड आइलैंड्स करके था, ट्रॉबरी, TROBRI, ट्रॉबरी आइलैंड्स। सो ही वेंट ऑन टू फाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि भाई ऐसा नहीं है, जो कुछ और ही है असली चीज, तो जब आप जाओ, एंथ्रोपोलॉजी ऐसा चाहते हैं एक्चुअली, एथनोग्राफी इज पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। वो चाहते हैं सोसाइटी के जितना नजदीक हो सके, यू मस्ट गेट क्लोजर टू द सोसाइटी एज मच एज पॉसिबल, तो सो दैट सोसाइटी ऑफ व्हाट यू आर इन्वेस्टिगेटिंग यू मस्ट बी एबल टू गेट इट। फॉर एग्जांपल, मैं कौन सा मेथड यूज करता हूं, मैं भी एथनोग्राफी एक तरीके से यूज कर रहा हूं। हाउ? आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू द स्टूडेंट्स खाल, स्टूडेंट की खाल में घुस जाओ, या तो स्टूडेंट छोड़ देगा तैयारी, या फिर उस IAS बन जाएगा, मतलब सक्सेस पालेगा। दोनों चीजें हो सकती हैं इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी फॉर्म्स हो सकते हैं इसके अंदर भी, क्योंकि क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी यहाँ पे प्राइमरी हो जाती है। जैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शन हो गया, सिंबॉलिक जो हमने बात की थी अभी सोशियोलॉजिस्ट वालों में, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा, क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट भी इसके अंदर आ जाएंगे, वो क्रिटिकल इथनोग्राफी कहते हैं इसको। इन डेप्थ इंटरव्यू होंगे, पार्टिसिपेंट जो है ऑब्जर्वेशन भी इसके अंदर हो गया। क्वालिटेटिव डॉक्यूमेंट तो डेफिनेटली हो गया कि अब ये किस पे व्यू आएगा व्हाट इज द रियल सोशल रियलिटी, उसके ऊपर आप बिल्कुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होके हो सकते हैं। नेचर ऑफ सोसाइटी की रियलिटी के ऊपर होता है
यानी कि बहुत इसके ऊपर स्टडी हुई, जैसे ब्लूमर ने स्टडी की यूएस के अंदर, ब्लूमर 1960s के अंदर, ब्लूमर, बैकर एंड गॉफमैन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन आता है यूएस से रिलेटेड तो हम देखते हैं। 1960s में इन्होंने स्टडी की वहां के ऊपर, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट के तौर पे, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट इन्होंने पाया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बन के कि भाई हाँ ये है सोशल रियलिटी, असल में तो समाज इनके बारे में ऐसा सोचता है लेकिन ऐसे कुछ और है। इटालियन अमेरिकन लगा लो, कोई और ग्रुप लगा लो, उसको आपने स्टडी किया और आपके उसको सोशल रियलिटी, उसके असली व्यूज, वैल्यूज और उसके थॉट प्रोसेस निकल के बाहर आए। भाई नूह है गुड़गांव के पास, नूह, दैट डिस्ट्रिक्ट ऑलवेज इन न्यूज बट ऑफ रॉन्ग रीजंस, हॉस्पिटल नहीं है, लोग पढ़ना नहीं चाहते, कैटल चुराते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, एंड सो ऑन। सो सोशल रियलिटी माइट बी लिटिल डिफरेंट इसके अंदर भी, लेकिन एक हो सकता है ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। कोवर्ट यानी छुपा हुआ, ओवर्ट यानी ज्यादा अंदर घुसा हुआ। आप स्पाई हो तो कोवर्ट तरीके से करोगे, आप स्पाई हो, पाकिस्तान में भेज दिया आपको, तो आप वहां पे भिखारी बन के रह रहे हो और आपने वहां का पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि सोसाइटी में भी घुस गए सोशियोलॉजिस्ट के एंगल से, एंड देन यू आर ट्राइंग टू गेट। ओवर्ट में आप घुस गए, ओवर्ट के अंदर आप अंदर घुस जाओगे, बिल्कुल दोस्त बन जाओगे आप दारूबाजों के साथ, तो आप दारू पी के उसके साथ ही मजे कर रहे हो, मजे मतलब इन द सेंस आप तो रियलिटी में मजे नहीं कर रहे हो, बट यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द रियल सोशल रियलिटी। आप मैरिजुआना ड्रिंकर्स के साथ हो सकते हो, आप जो है ड्रग एडिक्ट के साथ हो सकते हो, आप कार चुराने वाले कार जैकर्स के साथ आप घुस गए अंदर, क्योंकि वरना आपको घुसने नहीं देंगे वो। बीच का पूरी एक पार्शियल रोल होता है और दोनों साइड का हो गया। यानी मोरल जो एक का कहना है कि भाई ओवरट ही रहना चाहिए, हमेशा सच बोलो, क्योंकि मोरल भी है वो, लीगल भी है और एथिकल भी है, लेकिन हर जगह नहीं हो सकता ऐसा। हाउ ए गैंगस्टर विल अलाउ यू टू बी पार्ट ऑफ देम, बोलेंगे पुलिस आ गई भाई, बात बात पे तो पुलिस है ये। और कोवर्ट में क्या हो गया, कोवर्ट में आप सारे गड़बड़ वाले, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोला, वहां पे आप स्टीलिंग, गैंगिंग, रॉन्ग, ये सारा का सारा किसी की लाइफस्टाइल स्टडी करनी है, यू कैन ओनली डू ओनली थ्रू कोवर्ट ऑपरेशन। तो अब क्लोज रिलेशनशिप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्लोज रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके थ्रू जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू एस्टैब्लिश होती है, इट इज प्रोवाइडिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज। रिसर्च टेक्निक के बाकी रिसर्च आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, जैसे मैंने ही बोला, भाई कोई बोलता है टेप रिकॉर्डर से कर ले, कोई कहता है पेपर पे लिख ले, कोई आज के डेट में तो खैर आपका मोबाइल फोन भी आ गया, लेकिन हो सकता है ये भी अलाउड ना हो, देन व्हाट यू विल डू। सो देयर हैव बीन सोशल रिसर्चर्स हु विल फटाफट से सुनेंगे अपनी मेमोरी पे, इमोशन को एकदम देखेंगे कि क्या इमोशंस थे, क्या मेमोरी थी, देन दे विल गो टू द टॉयलेट एंड दे विल राइट देयर इन द टॉयलेट। बेस्ट टेक्निक इज द मेमोरी टेक्निक। टोन क्या था, फ्लेवर क्या था, इमोशन क्या था, प्राइस का कहना है, रिसर्चर जो प्राइस है उसका कहना है टोन, फ्लेवर और इमोशन, ये अगर गुम हो गए तो आपकी रिसर्च का कोई फायदा नहीं है। एडवांटेजेस है क्योंकि सबसे पहले सबसे सोशल रियलिटी निकल के बाहर आएगी, सबसे बड़ा एडवांटेज है। डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसके बाद जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आप मिसलेड नहीं हो सकते, आपको सब कल्चर की भी स्टडी मिल सकती है, यानी कि वैलिडिटी मोर है। सेक्स केक्स का कहना है इट इज मोर वैलिड, एक्चुअली ट्रूली वैलिड, वैलिडिटी है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन इसके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज बिहेवियर इज गवर्न बाय सेल्फ कॉन्सेप्ट, और सेल्फ कॉन्सेप्ट फिक्स नहीं होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ इमेज फिक्स नहीं होती, जैसा माहौल होता है उसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं, तो सारी चीज हो गई। तो आपने कहा कि प्रोसेस ऑफ चेंज को भी आप स्टडी कर लेते हो, ये एक बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी लैक कर रहा है भाई, अनरिलायबल है, बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन है और सिस्टमेटिक नहीं है। ये जो है इसके नेगेटिव में लेके आ जाते हैं कि भाई पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर ये तो प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है भाई, लग गया भाई टाइम, सही मुद्दे तक ही नहीं पहुंच पा रहे हो आप। स्किल्स चाहिए आपको, जैसे एज आई सेड, हायर क्लास, अपर क्लास, व्हाट इज देयर रियल बिहेवियर। अभी मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया था, जैसे वो अभी आया हुआ भारत पे का जो ओनर था, उसने एक एम्प्लॉय को कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय की he also abused his wife also abused very badly and they threatened him with the dire consequences। जैसे एक 5 रुपए का जो पेशेवर आदमी करता है, and he is a multi-millionaire and he is a role model, he is a startup owner, but that is what it is alleged कि उन्होंने ऐसा किया, न्यूज में आया। थोड़े टाइम पहले आया था जीरोधा का जो ओनर है, जीरोधा, देयर इज अ प्लेटफॉर्म, आई डोंट नो मच अबाउट इट, लेकिन न्यूज में क्या आया था, व्हाट वी रेड इन न्यूज़पेपर्स, देयर वाज अ एग्जीबिशन मैच बिटवीन हिम एंड विश्वनाथन आनंद, और उसने जो है कंप्यूटर की हेल्प लेके चीटिंग करके, चोरी के साथ, ऐसा न्यूज़पेपर ने बोला कि उसने जो है चीटिंग करके, चोरी करके विश्वनाथन आनंद को हरा दिया। तो अब ये ऐसे करके जब आप 100 एग्जांपल्स लेते हो, फिर आपको पता लगेगा यार कि what is how the real how really the upper class so called the best behavior they must exhibit in the role model for the whole society, जो कहते हैं कि हम समाज का भला करते हैं, क्या रियली समाज का भला हो रहा है?
सो क्वांटिटेटिव वालों के लिए क्या कहना है, क्वांटिटेटिव वाले कहना है यार सैंपल स्मॉल होना चाहिए, स्टडीज कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, स्टडीज को आप रेप्लिकेट कैसे कर दोगे, वो तो हो नहीं पा रही है। इंटरप्रिटेशन भी सिंगल इंडिविजुअल की होनी चाहिए, यूनिक अप्रोच होनी चाहिए हर रिसर्चर की, हाईली सेलेक्टिव मेथड होना चाहिए, तब वो क्वांटिटेटिव वाली बात कर रहे हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्टिविटी लेके आना चाहते हैं। नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी होना चाहिए, नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी होना चाहिए, ट्रू डिस्क्रिप्शंस आने चाहिए, वैलिडिटी ऑफ डेटा अफेक्ट हो जाता है अगर रिसर्चर की प्रेजेंस है। तो उनका कहना था कि भाई ठीक है लेकिन ऑल दीज फैक्टर्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, इस लिमिटेशन में आ गया। पॉजिटिविस्ट का कहना है तो अनसाइंटिफिक है। सो एज आई सेड ग्लेसर एंड स्ट्रॉस, ग्लेसर एंड स्ट्रॉस, उनका क्या कहना है, उनका कहना है भाई रिसर्च कैन बी यूज्ड एंड इट यूज्ड टू जनरेट एंड रिफाइन व्हाट दे कॉल्ड ग्राउंडेड थ्योरी। इस रिसर्च जो हमने पहले थोड़ी देर पहले वर्ड यूज किया था कि इससे निकाल के निचोड़ के आप ग्राउंडेड थ्योरी कर सकते हो। जैसे उन्होंने एक रिसर्च की, मेडिकल स्टूडेंट्स का बिहेवियर उन्होंने सोचा, एम्पैथी है या नहीं है, पेशेंट से क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं, सिनिकल है कि नहीं है, स्टूडेंट्स बिकम सिनिकल, स्टूडेंट्स बिकम क्रिटिकल। उन्होंने देखा कि कुछ कॉन्टेक्स्ट के अंदर दे आर आइडियलिस्टिक, कुछ कॉन्टेक्स्ट में दे आर हैविंग मोर एम्पैथी, तो पता चला कि हाँ भाई चीजें हो सकती हैं, कि इंसाइट मिलती है इससे। इथनोग्राफी रिसर्च एक तरीके से जो स्टडी ऑफ लाइफ है उसकी स्टडी से बहुत फायदे होता है, बहुत सारी चीजें मिलती है, बट मे नॉट बी ऑलवेज एबल टू क्रिएट थ्योरी आउट ऑफ इट। उसके थ्रू थ्योरी हमेशा क्रिएट नहीं हो सकती, बिकॉज सब्जेक्टिविटी है, बिकॉज उसके अंदर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, कंक्रीट सिचुएशन जो है हमेशा नहीं होगी, हो सकता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी है। सो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर ऑब्वियसली देयर, दे प्रोड्यूसेस and they produces the situation and it is also possible that वहां पे conflicting ideas ही हो, requirement भी conflicting हो सकती है। so इथनोग्राफी ने तो रिजेक्ट कर दिया भाई कि हाँ नहीं इससे थ्योरी नहीं बन सकती, मुश्किल है, नहीं होगा इतना सारा। लेकिन जो क्रिटिकल इथनोग्राफर्स हैं, उसकी इथनोग्राफर के बाद कौन आए, क्रिटिकल इथनोग्राफर, उनका कहना भाई बिल्कुल हो सकता है, सबकी लाइफ है, सबकी सोच है, सबकी कहानी है। You they say that critical social scientists के सपोर्टर है वो एक तरह से critical ethnographers, they are related with critical social scientists, critical social scientists, or you can say critical sociologist, critical जो ideas हैं उनके, they say that yes theories can also be critical, ideas are to be examined as a whole. For example पॉल विलीज ने स्टडी की, उसने पाया नहीं सबकी अलग अलग वॉइसेस हैं, सबकी अलग अलग आइडियाज हैं। वो उन्होंने वर्किंग क्लास के अंदर पाया कि स्कूल, फ्रॉम द स्कूल टू द जॉब, वर्किंग क्लास बॉयज हाउ डू दे बिहेव, उन्होंने पूरा निकाला। तो यानी कि एक कोलैबोरेशन हुआ, कोलैबोरेट किया उनके साथ, इंटरेक्शंस हुए, जो हमने अभी आइडियाज की बात की वो सारी चीजें उसके अंदर यूज की गई, एंड दैट इज हाउ सफरिंग्स उनकी रिफ्लेक्ट कर पाए, उनकी सोच को दिखा पाए। दे वेंट ऑन टू शोकेस कि हाउ दे आर what is their social reality, what is their social context. So you can say critical ethnographers in fact they refine social theory, एक तरीके से क्या कर रहे हैं वो रिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब नहीं कर रहे, they are refining because they are adding an element, they are adding an element। जैसे इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी की थी बहुत पहले, मैक एंड घील, उसने स्टोरी क्या की, उन्होंने यूके में स्टडी हुई थी, मैक एंड घील ने स्टडी की, मेल ले लिए कॉलेज के मेल ले लिए, होमोसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल मेल ले लिए, होमोसेक्सुअल मेल वाई जब दूसरों के सामने आते तो वाई दे वर बिहेविंग डिफरेंटली, तो उनको कॉन्फिडेंस दिया, उनको वही उनको नॉर्मलाइज फील कराने की बात की, और हेटेरोसेक्सुअल्स के जो आइडियाज होते हैं, जो उनकी सोशल आउटलुक होती है, उसी आउटलुक से उनको जोड़ने की बात की। तो उन्होंने जो है फीचर्स निकाले उससे कि ये फीचर्स निकल के आते हैं, ये रियलिटी में आते हैं, ऐसा समाज उनको देखता है, ऐसा होना चाहिए। तो एक क्रिटिकल एथनोग्राफी का हो गया। फेमिनिस्ट जो थ्योरीज हैं वो भी यूज करेंगी इसी आइडिया को, बिकॉज दे आर ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग आउट दोज डिस्पोजेस्ड इम्पॉवरिश्ड, एकदम जो दबे हुए जो ग्रुप है उनके लिए किया जाएगा। लेकिन ये क्योंकि एज आई सेड इट इज बेस्ड अराउंड द ग्रुप ऑफ ऑपरेशन, कि ऑपरेस्ड लोगों को ऑपरेस्ड चीजों की है, तो इसलिए इसकी वैलिडिटी की बात हो जाती है। तो वैलिडिटी ऑफ थ्योरी पे थोड़ा सा क्वेश्चन भी उड़ जाता है, क्योंकि वो सर्कुलर आर्गुमेंट हो जाते हैं कि भाई गोलमोल आप बात कर रहे हो, इसीलिए कहा गया कि अगर इसको सही में क्रिटिकल इथनोग्राफर्स वाली बात को करना है तो ट्राइंगुलेशन आप यूज करो,
हम ये वर्ड फिर भी यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में भी, ट्रायंगुलेशन। तो ट्रायंगुलेशन में क्या, आप डिफरेंट डिफरेंट आइडिया यूज करो, आप क्वांटिटेटिव मेथड भी यूज करो, क्वालिटेटिव भी यूज करो, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन भी यूज करो, एक वैलिडिटी कंस्ट्रक्ट करो, उसको सीजलेस तरीके से प्रमोट करो। यानी आपने कोई चीज की, उसको बार बार रिपीट करो, यानी आप उसकी वैलिडिटी को शो करो, उसकी फेस वैलिडिटी को भागो मत उससे, आप रिसाइकल करो अपनी फाइंडिंग्स को अगेन एंड अगेन, सब्जेक्ट के थ्रू बार बार दिखाओ, सेम रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप अपने उसको कैटेलिटिक, यानी कि आप कैटेलिटिक वैलिडिटी का आइडिया यूज करो। क्या हुआ कैटेलिटिक वैलिडिटी का आइडिया, कि भाई जो कितनी डिग्री तक आपकी रिसर्च जो है वो, रिसर्च प्रोसेस जो है वो रीओरिएंट करता है अपने आप को, दोबारा फोकस करता है, वो जो है एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को लेके आता है। आपका रिसर्च जो, आपकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आप यूज कर रहे हो, जो भी आप सैंपलिंग यूज कर रहे हो, वो एक वैलिडिटी को अगर क्रिएट कर रहा है, तो क्या बार बार उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी को लेके आ रहा है, वो बार बार रियलिटी को शो कर रहा है वो, और उसको ट्रांसफॉर्म करने की जो बात कर रहा है, क्या वाकई उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो, तो ये आपका अगर दिखता है तो हो जाएगा जी, वरना तो गोल गोल घूम रहे हो आप, सिर्फ ऑपरेशन की बात कर रहे हो, ऑपरेसर की बात तो कर ही नहीं रहे हो। तो क्रिटिकल एथनोग्राफर जैसे पैटी, क्रिटिकल एथनोग्राफर अगर हम एक एग्जांपल लिखें, हु इज द क्रिटिकल एथनोग्राफर, पैटी लाठर, LATHER, और जाटो में तो उसको लाठर बोल देंगे। तो पैटी लाठेर उन्होंने किया, उन्होंने ये सारी चीजें की, उन्होंने प्रूव किया, हाँ नए नए इंपॉर्टेंट है, हाँ वैलिडिटी भी है, हाँ पॉजिटिविस्ट और बाकी जितने भी मेथड अब तक आए हैं उसकी तरह हमारे भी उतने इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि एक एडिशनल चेक, ये एक एडिशनल मतलब जो सब्जेक्ट है रिसर्च का, क्रिटिकल एथनोग्राफी में जो सब्जेक्ट है रिसर्च का, वो एडिशनल चेक अगर डेटा का लगाया जाए उसके ऊपर, एडिशनल चेक हो, मान लो कि मतलब सब्जेक्ट जो रिसर्च का सब्जेक्ट, उसके ऊपर एडिशनल चेक लगाया जाए डेटा का, रादर देन अल्टरनेटिव मेथड्स को यूज किया जाए, यानी उसके ऊपर और चीजें की जाए, तो हो सकता है कि चीजें और अच्छी निकल के आए, यू नो। तो फिल कार्सन का कहना है कि द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एज एन एडिशनल चेक ऑन डेटा rather than as alternative or alternation to the conventional checks on data। यानी जो डेटा ऑलरेडी है उसको आप जगह जगह से चेक कर रहे हो, कुछ कुछ लगा लगा के, ये आइडिया लगा के सही है कि नहीं, तो उसके एक और डेटा आप दे दो, एडिशनल आप वो करो, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो अब जैसे हमने क्रिटिकल एथनोग्राफी की बात की, ऐसे ही आ जाता है पोस्ट मॉडर्न, ये इससे भी आगे कहानी आ गई, जैसे अभी इंदु ने शुरू में बोला था कि भाई बढ़ता ही जा रहा है, नया नया होता जाएगा, लेकिन चीजें वैसे सेम रहेंगी। पोस्ट मॉडर्न एथनोग्राफी ये भी एनालिसिस कर रहा है ऑपरेट स्ट्रक्चर का, ये कहता है ऑब्जेक्टिव तो कुछ हो ही नहीं सकता जी, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन हो ही नहीं सकता, लेकिन क्रिटिकल एथनोग्राफी फॉलो करता है ये अपने उसके अंदर कोऑपरेशन पे बात करता है कि उनके साथ कोऑपरेट करो जिनके आप स्टडी कर रहे हो। यानी ये कहता है कि भाई एक लिटरेचर की तरह है सब कुछ, एक पोएट्री की तरह है, आप बात करो, आप उनको बैठ के ऐसे बात सुनो, आप उनको चीजों को उनकी निकाल के लेके आओ, लेकिन अपने आप को मत लेके आओ बीच में, आपका ऑथर का नाम भी नहीं आना चाहिए, आप कुछ हो ही नहीं। तो कोऑपरेटिव हो गया, पोएटिक हो गया, इम्पैथी हो गई, एकदम चार्मिंग सा हो गया, एकदम से मिस्टिक सा हो गया, एकदम से पोएट्री की तरह हो गया, तो आपको सुकून फील होगा, आपको लगेगा वाह क्या रियलिटी निकल के आई। लेकिन नो डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी ऐसे तो होगा, ऑब्जेक्टिविटी तो होगी नहीं, व्यू पॉइंट बहुत सारे होंगे, वेरिड व्यू पॉइंट होंगे, फाइनल शेप जो चीजों की होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, और ऑथर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। यानी कि मैं अगर ऑथर हूं तो मेरे आई एम नॉट इंपॉर्टेंट देयर, माय आइडियोलॉजी, माय रिप्रेजेंटेशनल आइडियाज, दे विल नॉट बी इंपॉर्टेंट। So I am, because what the critical postmodern ethographers are saying, अगर मैं important हूँ इसका मतलब I am representing power structure, I am representing a dominant structure, I am actually not giving the real picture। That is why उनको उन्होंने अटैक किया, यानी उनको उन्होंने क्या माना, टोटलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, तो उन्होंने टोटलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को अटैक किया, अथॉरिटी फिगर्स को अटैक किया, एंड बाय डूइंग दैट दे आर सेइंग कि भाई सब चीजें ट्रू हैं, और जो आदमी ये कहता है कि एक ट्रूथ निकल के आएगा इन सब के बाद, इसका मतलब वो ट्रूथ को निकालेगा, और जो झूठ जिस चीज को बोला जाएगा उसको वो दबा देगा, उसको कुचल देगा, उसको खत्म कर देगा।
इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए. सो नो कोहेरेंट अकाउंट ऑफ सोशल लाइफ. कोई एक अकाउंट नहीं है सोशल लाइफ का. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल लाइफ, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सोशल लाइफ, डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सोशल लाइफ. सब चीजें ट्रू हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. इट विल बी फ्रेगमेंटरी अगर हम ऐसा मान लेंगे कि कोई चीज सच है कोई चीज नहीं है. यू नो, so we confirm to our social consciousness, we confirm to our thinking. So एक तरीके से एक्सट्रीम रिलेटिविज्म हो गया सफरिंग के केस में. यानी मोर एक्सपीरियंस हो गया, मोर एब्स्ट्रैक्ट हो गया, लेस ऑब्जेक्टिव हो गया, लेस स्टैटिस्टिकल हो गया, लेस क्वांटिफाइड हो गया. और जो भैया ऑथर का नाम ही नहीं चाहिए तो आप ऑथर चाहिए क्यों? फिर आपको सोशल रिसर्चर की बात ही मत करो, सोशियोलॉजिस्ट आपको चाहिए नहीं. यू आर सेइंग कि डोंट पुट इट इनटू पिक्चर, खुद ही कर लो. मतलब इट इज वेरी वेग. सो द पॉइंट इज कि बिग स्टोरीज, ट्रूथ, फिक्शन, सब चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, लेकिन सारी चीजें ट्रू है. कोई ऐसा नहीं होगा ओनली वन फॉर्म ऑफ इट ट्रू. तो you can say that these ideas, these thought, they are very very subjective and bigger. लेकिन जब आप इसी स्टडी को, क्रिटिकल इथनोग्राफिक स्टडी को, इसी को आप आगे लंबे समय के लिए पढ़ता जाओगे तो एक और स्टडी बन जाती है, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या फिर पैनल स्टडीज, लंबे समय के लिए. पर बड़ा मुश्किल है लंबे समय के लिए. जो रिलायबल बन जाएगा, क्योंकि आप यू आर ऑल्सो चेकिंग ऑफ द मेजरिंग एटीट्यूड्स क्या चेंज हो रहे हैं, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, और लार्ज स्केल क्वांटिटेटिव स्टडीज आ जाएंगी. यानी कि एक क्वालिटेटिव स्टडीज में, इन क्वालिटेटिव स्टडीज ऑल्सो देयर इज एन इम्प्लिसिट, छुपा हुआ है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर लॉन्गिट्यूडनल तो ऑलरेडी इम्प्लिसिट है, क्योंकि वो सिम्टम भी है, कॉज भी है, अंडरटेकिंग सोशल लाइफ का एक पूरा पिक्चर भी ले रहा है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी हो गया, प्रोसेस भी दिखा रहा है. तो स्टैटिक नहीं रहा ये. लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं. हाँ, वी एग्री, इससे एक वैलिड डेटा निकल के आएगा, चेंजेस पता लगेंगे. और उसके बाद अगर आप क्वांटिटेटिव बात करोगे तो देन इट इज टू लार्ज, तो वेरिएबल बहुत सारे हो जाएंगे क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव से. लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, लंबे टाइम के लिए, पीपल तैयार होने चाहिए, खर्चा होता है. उसके बाद साइज ऑफ सैंपल के डिसाइड करने की बात है. उसके बाद इसके अंदर इंटरव्यूज भी बहुत सारे हो जाएंगे, सारी चीजें बहुत सारी बढ़ जाएंगी. सब्जेक्ट भी धीरे धीरे कॉन्शियस हो जाएगा, वो जान जाएगा भाई ये तो इस पर्पज से पूछने आते हैं, हमेशा ही आते हैं. इसीलिए इसके भी अपने प्लस और माइनस हैं. और जब हम सेकेंडरी सोर्सेज की बात करते हैं, जो हमने शुरू में बोला, प्राइमरी नहीं है तो यानी दे आर डिराइव्ड सोर्सेज. द सोर्सेज आर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, दे आर यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, दे मे बी यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, बट हम उसको सोशियोलॉजी के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे कि एक हो गया ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नीति आयोग की रिपोर्ट्स, फिर उसके बाद सेंसस, उसके बाद जो है आपका एनिमल सर्वे, इंडस्ट्रियल सर्वे, सारे सर्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. लेकिन उसके भी प्लस माइनस है. जीडीपी सीरीज का आपने अगर उस टाइम तक प्रिपरेशन स्टार्ट की थी या नहीं की थी, जीडीपी सीरीज का मुद्दा तो अभी तक चल रहा है. दैट व्हाट इट इज शोकेसेस, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट घटी, इन्फ्लेशन बढ़ा, घटा, एंड द फैक्ट दैट जॉबलेस ग्रोथ इज इंक्रीजिंग. एक्चुअली में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है क्या? ऑल दीज थिंग्स आर देयर. तो यानी कि एक तरीके से यू कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज यू हैव टू सी दैट फ्रॉम व्हाट पर्पस दे हैव बीन देयर. और इधर इट इज गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट भी जो क्रिटिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो विक्टिमाइजेशन वाले जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो वो ये कहते हैं कि क्रिटिकल सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं दैट गवर्नमेंट विल शोकेस द रॉन्ग आइडिया, इट विल ऑलवेज ट्राई टू शोकेस इटसेल्फ इन द गुड लाइट, व्हाई इट विल शोकेस द ट्रू पिक्चर. लेकिन ऐसा भी नहीं है. गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू सर्वाइव, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक. तो एक बीच का हमें स्पेस लेना पड़ेगा. तो दूसरा, जैसे सेकेंडरी सोर्सेज में, जैसे विक्टिमाइजेशन, कितने एक्सीडेंट हुए, क्या हुआ, ये सारे की सारी चीजें भी इसके अंदर से हमें आ जाती हैं कि भाई हम सेकेंडरी सोर्सेज में इसको काउंट कर लेते हैं. सो हमने बोला, जो हमने पहले बोला था, इथनोमेथोडोलॉजी एंड फिनोमेनोलॉजी, ये लोग भी बिना सेकेंडरी सोर्स सभी यूज करते हैं, लेकिन फॉर देम इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं मेजर करने के लिए, सोशल फैक्ट को यूज करेंगे, और फिर उसके हिसाब से फर्दर एक एनालिसिस होता है, फर्दर एक आइडिया निकल के आता है कि वो कि कुछ होगा नहीं होगा. क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो वो ले लेते हैं, लेकिन दे से कि स्टैटिस्टिक्स वो नहीं बता रहा. स्टैटिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट टू डिस्कवर कि वो प्रोड्यूस कैसे हुए थे.
स्टैटिस्टिक्स जो कह रहा है मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आई एम